हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। हम सब लोग अपनी लाइफ का, अपने करियर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन आज ले चुके हैं। और ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है अपने सीएस कोर्स की ज्वाइनिंग। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया हमारे इंस्टीट्यूट की बॉडी है और ये जो कोर्स कराती है या ये हम लोगों को कंपनी सेक्रेटरी बनाती है। आज ये जो क्लास हम लोग करने जा रहे हैं, ये क्लास हमारी जिंदगी को एक नई नींव रखने में मदद करेगी। बहुत ही प्रॉपर तरीके से किसी एक पर्टिकुलर जगह बैठ के सिस्टमैटिक तरीके से और प्रॉपरली एक रजिस्टर लेके, एक पेन लेके, एक कैलकुलेटर लेके हम लोग इस क्लास को अटेंड करेंगे। बिकॉज दिस क्लास इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। This class is going to be a game changer for your life, friends. आपकी जिंदगी को एक नई डेफिनेशन, एक नई उड़ान दे देगी ये क्लास। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैंने स्क्रीन पे आप लोगों को वेलकम किया है टू द वर्ल्ड ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज। वर्ड आया फ्रेंड्स, देखिए क्या, कंपनी का सेक्रेटरी। अब फ्रेंड्स, सेक्रेटरी वर्ड का मतलब हमें मालूम है। बड़े बड़े मिनिस्टर्स के सेक्रेटरीज होते हैं, फिल्म स्टार्स के सेक्रेटरीज होते हैं, बिग ब्यूरोक्रेट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट के सेक्रेटरीज होते हैं। तो ये सेक्रेटरी करता क्या है? सेक्रेटरी एक्चुअली आपकी सारी चीजों को मॉनिटर करता है। आप कितने बजे किससे मीटिंग करेंगे, कहां जाएंगे, क्या साइन करेंगे, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, सब कुछ आपके बारे में, आपका ओवरऑल मैनेजमेंट आपके सेक्रेटरी को पता होता है। मे भी आपको भी नहीं पता होता है। ऐसे ही एक कंपनी को चलाने के लिए, एक कॉरपोरेट सिस्टम को चलाने के लिए उसको भी एक सेक्रेटरी की जरूरत होती है। और कंपनी के सेक्रेटरी को फ्रेंड्स एक फॉर्मल नेम दिया गया है, क्योंकि वो एक पेडागॉगी, वो एक सिस्टम, वो एक पढ़ाई करके आता है, एंड दैट इज नोन एज कंपनी सेक्रेटरी। यानी कि किसी कंपनी का सेक्रेटरी, किसी कंपनी का सेक्रेटरी। तो ये जो वर्ल्ड ऑफ कंपनी सेक्रेटरी है हमारा, ये वर्ल्ड ऑफ कंपनी सेक्रेटरी हम लोगों को हमारे प्रोफेशन के बारे में, हमारी सर्विसेज के बारे में, हमारे फील्ड के बारे में, हमारे काम के बारे में हमें सब कुछ बताएगा। तो इन्होंने कहा ना, कंपनी सेक्रेटरी एज अ प्रोफेशन। अभी पढ़ेंगे उसके प्रोस्पेक्ट्स और इसका स्कोप। यानी कि प्रोस्पेक्ट्स का मतलब कंपनी सेक्रेटरी बनने के बाद आप क्या क्या करने वाले हैं, और कंपनी सेक्रेटरी के पास क्या क्या काम होता है, कंपनी सेक्रेटरी के पास क्या क्या काम होता है, ये सब कुछ हम लोग आज पढ़ेंगे। प्लस हमारा ये जो कोर्स है CSEET, कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट, नाम से समझ में आ गया, एंट्रेंस टेस्ट। एक ऐसे प्रोफेशन का एंट्रेंस टेस्ट देने जा रहे हैं जिस प्रोफेशन के बारे में पहले हमको नॉलेज होनी चाहिए कि ये CS होती क्या चीज है। ये फ्रेंड जो आप साइड में लोगो देख रहे हैं, ये इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का लोगो है। क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी जो होते हैं, जब आप CS पूरे बन जाते हैं तो आपके कंधों पे बहुत भार आ जाता है। बहुत सारी चीजें आप अपने कंधों पे
लेके देखते हैं। क्या कह रहे हैं? कंपनी सेक्रेटरीज कई कंपनियों के की मैनेजेरियल पर्सोनल भी होते हैं। की मैनेजेरियल पर्सोनल का क्या मतलब हुआ फ्रेंड्स? की मैनेजेरियल पर्सोनल का क्या मतलब हो गया? की मैनेजेरियल पर्सोनल का मतलब हो गया कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी हैं। यू आर द की मैनेजेरियल पर्सोनल। फिर कह रहे हैं एक कंपनी के की मैनेजेरियल पर्सोनल हैं, हो सकते हैं, यानी कि कंपनी सेक्रेटरीज किसी कंपनी में जॉब कर सकते हैं, प्लस वो अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्योंकि कई कंपनियों को अब कंपनी सेक्रेटरी के सिग्नेचर की जरूरत होती है। अपनी एलाइड सर्विसेज कंपनी सेक्रेटरी बड़े बड़े कंपनियों को दे सकते हैं, अपनी एक्सपर्ट एडवाइसेस दे सकते हैं। एंड गाइस लेट मी टेल यू, बहुत बड़ा रोल कंपनी सेक्रेटरीज का इस दुनिया में आ चुका है, और आगे आने वाले समय में पूरा कॉर्पोरेट कल्चर होने वाला है पूरी दुनिया में। तो कंपनी सेक्रेटरीज की मांग दिन पे दिन बढ़ती चली जाएगी, दिन पे दिन बढ़ती चली जाएगी। लिखा है ना कि वो तमाम एडवाइजरी सर्विसेज देंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे, गाइडेंस देंगे, प्लस वो तमाम कंप्लायंसेस करवाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लायंसेस? कंप्लायंसेस का मतलब होता है फ्रेंड्स, कंप्लायंसेस का मतलब होता है कि हर वो नियम कायदा कानून, हर वो रूल एंड रेगुलेशन, हर वो नियम कायदा कानून, हर वो रूल एंड रेगुलेशन जो आपको फॉलो करना है बीइंग अ कंपनी, उसकी कंप्लायंस, उसको पूर्ण रूप से काम को करना, ये सारा काम कंपनी सेक्रेटरी का होता है। सारी फॉर्मेलिटीज को निभाना, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना। फिर कह रहे हैं आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन का मतलब होता है दो लोगों के बीच में जब कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो कंपनी सेक्रेटरी बीच बचाव करके चीजों को सॉल्व करता है। कंपनी सेक्रेटरी के पास बहुत पावर है। कंपनी सेक्रेटरीज पीपल आर मैन ऑफ इंटेलेक्ट, उनकी बात सब लोग मानते हैं। कंपनी सेक्रेटरीज वैल्यूअर्स भी होते हैं। बड़े बड़े बिजनेसेस के बड़े बड़े वैल्यूएशन लगते हैं। जब हम लोग करते नहीं है कि भाई ये कंपनी 2000 करोड़ की हो गई है, ये 2000 करोड़ की हो गई, बताता कौन है? ये बताता है कंपनी सेक्रेटरी। एंड अदर बिजनेस रिलेटेड मैटर्स, एंड अदर बिजनेस रिलेटेड मैटर्स का क्या मतलब हो गया कि बिजनेस से रिलेटेड कई मैटर्स को देखा जा रहा है। बिजनेस से रिलेटेड कई मैटर्स को देखा जा रहा है। तो गाइज ये हो गया कंपनी सेक्रेटरी का काम। इतने सारे काम कंपनी सेक्रेटरी करता है। तो गाइज ये मत सोचिएगा कि कंपनी सेक्रेटरी के पास कोई काम कम होता है। कंपनी सेक्रेटरी के पास बहुत काम होता है। आप इस क्लास के बाद एक बार गूगल पे डाल दीजिएगा इंडिया टॉप कंपनी सेक्रेटरीज, तो आप देखेंगे कि कंपनी सेक्रेटरीज का पैकेज करोड़ में है इंडिया में। मतलब एक एक साल का उनका रेम्यूनरेशन इज रनिंग इन करोड़। लेकिन डेफिनेटली तब जब आप उस लेवल के कंपनी सेक्रेटरी बन जाते हैं। इज दैट फाइन? अगली चीज देखिए क्या लिखा है कंपनी सेक्रेटरीज प्रोफेशन प्रोस्पेक्टस एंड स्कोप में, कि हर वो प्राइवेट कंपनी, आई रिपीट, हर वो प्राइवेट कंपनी जिसकी शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपीस और मोर की हो गई है, उसको एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा। गाइस इंपॉर्टेंट वर्ड इज होल टाइम। मतलब अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस में है, अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस में, तो वो कई कंपनियों में अपना साइन कर सकता है, अपनी प्रैक्टिस की सर्विसेज दे सकता है। लेकिन अगर वो कंपनी, अगर कोई भी एक कंपनी जिसकी कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ क्रॉस कर जाती है, तो उसको एक फुल टाइम, वहां पे फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी यानी कि जॉब पे, पेरोल पे रखना पड़ेगा। तमाम कंपनियां हैं इंडिया में जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए से ऊपर है, उन सब कंपनियों में एक एक फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी होगा। यानी कि आपने जो कोर्स चूज किया है, आपने एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड चूज कर लिया है। आप कोई छोटी मोटी कपड़े की दुकान या छोटी मोटी जूते की दुकान से इंटरैक्ट नहीं करने वाले। आप फुल टाइम डील करने वाले हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस से। तो अपने अंदर वो जील, वो स्मार्टनेस, वो पैशन, वो फ्लेवर, वो करिश्मा आपको लाना पड़ेगा, बिकॉज भीड़ में आपके ऊपर निगाही अलग होगी लोगों की
किसी कंपनी सेक्रेटरी को जानते हो, या कभी किसी कंपनी सेक्रेटरी से मिलो, 5 मिनट मुलाकात करने की मौका लग जाए तो तुमको देख के पता चलेगा, बातचीत करके पता चलेगा कि कंपनी सेक्रेटरीज आर पीपल ऑफ सो मच ऑफ मेटल इन देम। कितनी उनके अंदर कंपनी सेक्रेटरीज के अंदर ताकत होती है, एक आग होती है, एक जील होता है, कंपनी सेक्रेटरीज के अंदर एक पैशन होता है, और जिस कंपनी के वो कंपनी सेक्रेटरी होते हैं उस कंपनी की सारी चीजें, सारे रूल, सारे रेगुलेशंस, सब कुछ मैनेज करना उन्हीं का काम होता है। तो एक चीज हमको ये क्लियर हो गई कि हर 10 करोड़ से ऊपर वाली कंपनी को एक फुल टाइम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी रखना पड़ेगा। तो इसका मतलब हमारा स्कोप बहुत है प्रोफेशन का, बहुत सारे लोग हमको चाहिए, बहुत सारे चीजें हैं हमारे पास, बहुत सारा हमारा जो करियर है उसमें बहुत सारी चीजें, वैल्यूअर बन सकते हैं हम, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं हम, कंसल्टेंट बन सकते हैं हम, और एंटरप्रेन्योर तो कोई भी बनता ही है। तो इसका मतलब करियर होराइजन्स हमारे पास बहुत सारे हैं। फिर कह रहे हैं एवरी लिस्टेड कंपनी एंड एवरी पब्लिक कंपनी विथ 10 करोड़ रुपीज ऑफ मोर एंड होल टाइम की मैनेजरियल पर्सोनल इंक्लूड्स कंपनी सेक्रेटरीज ऑल्सो, यानी कि कंपनियों के की मैनेजरियल पर्सोनल्स की लिस्ट में, की मैनेजरियल पर्सोनल्स कौन होते हैं, नाम से समझ में आ रहा है, की मतलब इंपॉर्टेंट। तो यानी कि कंपनी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लोगों की सूची बनाई जाती है, कंपनियों के मोस्ट इंपॉर्टेंट लोगों की जब लिस्ट बनाई जाती है तो उस लिस्ट में कंपनी सेक्रेटरीज का नाम आता है। बड़ा महसूस हो रहा है, यू आर फीलिंग गुड, फीलिंग ग्रेट कि आप इस लेवल का कोर्स करने चले जा रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट नोबलेस्ट प्रोफेशन रनिंग इन द होल वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा कि आप एक ऐसे प्रोफेशन को चूज कर रहे हैं जिसकी गरिमा ही अलग है, जिसके रिस्पेक्ट ही अलग है। फिर कह रहे हैं सीनियर मैनेजमेंट कैटेगरी में कंपनी सेक्रेटरीज होते हैं। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि सर 2 कोर्सेज चल रहे हैं मार्केट में, सीए और सीएस, क्या करना चाहिए। तो गाइस लेट मी टेल यू, एक एक कंपनी में कई कई चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हो सकता है टॉप लेवल मैनेजमेंट तक कभी पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन एक कंपनी सेक्रेटरी, ध्यान रखिएगा, एक कंपनी सेक्रेटरी डे 1 से टॉप बॉसेस से और डायरेक्टर्स से डील करता है। देखिए क्या लिखा है, बोर्ड ऑफ द कंपनी। बोर्ड का मतलब क्या, बोर्ड का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी से डील करता है। डे 1 से ही वो मीटिंग्स में होता है, डे 1 से ही वो एजेंडाज फॉलो करे होता है। वेरियस बिजनेस रिलेटेड मैटर्स में कंपनी सेक्रेटरी का ही से होता है। वेरियस बिजनेस रिलेटेड मैटर्स में किसका से होता है, कंपनी सेक्रेटरी का ही से होता है। आप जितना लाइटली ले रहे थे इस कोर्स को, ये कोर्स उतना लाइट नहीं है, यानी कि बहुत ज्यादा रेपुटेशन इन्वॉल्व है, और आप एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं इस दुनिया के कॉरपोरेट कल्चर में। कंपनी सेक्रेटरी आपकी स्ट्रेटजी बनाता है, चीफ गवर्निंग ऑफिसर होता है। कंपनी सेक्रेटरी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रखते हैं, इंश्योर करते हैं कि हमारी कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी कौन होगा, और वो सभी लीगल रेगुलेटरी कामों को ध्यान देता है और इन्फ्लुएंस करता है। तो गाइस देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि कंपनी सेक्रेटरी का एक कंपनी में मेजरली क्या रोल होता है। देख रहे हैं इंपॉर्टेंस। आपने तो बस यूं ही शायद लाओ सीएस कर लेते हैं, लेकिन सीएस करने के बाद आपको इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा, यू नेवर नो। जैसे डॉक्टर्स को नहीं पता होता है डॉक्टरी ज्वाइन करते वक्त कि एक दिन उनको ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ेगी, एक दिन उनको ब्रेन सर्जरी करनी पड़ेगी, नहीं क्लियर होता है। क्योंकि जब एडवांस लेवल पे आपकी सर्विसेज आती हैं तो गाइस आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके शोल्डर्स पे बहुत आ जाती हैं। उसके बाद अगर आ जाएं तो कह रहे हैं कंपनी सेक्रेटरी इज लाइक अ इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब समझते हो क्या होता है? जैसे वेबसाइट को जब लॉगिन करते हो तो जो पहला होम पेज आता है वेबसाइट का वो इंटरफेस होता है, यानी कि वो यूजर और वेबसाइट के अंदर की चीजों को
जोड़ता है। तो कंपनी सेक्रेटरी एक इंटरफेस होता है बिटवीन द कंपनी एंड द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड को कंपनी से और कंपनी को बाहरी दुनिया से जो आदमी जोड़ता है वो कंपनी सेक्रेटरी होता है। कह रहे ना एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स। तो गाइस ये स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर, सर स्टेक होल्डर मतलब आपके मन में आ रहा होगा एक वर्ड शेयर होल्डर। शेयर होल्डर वर्ड तो सुना है ना आपने? यस नो? शेयर होल्डर वर्ड सुना है, लेकिन स्टेक होल्डर वर्ड अभी क्लियर नहीं होगा। स्टेक होल्डर्स वो होते हैं गाइस जो बिजनेस में सभी प्रकार की इंटरेस्टेड पार्टीज होते हैं। डायरेक्टली इंटरेस्टेड पार्टीज को हम लोग कहते हैं स्टेक होल्डर्स। लाइक बैंकर्स, क्योंकि आप उनके साथ बैंकिंग कर रहे हैं। गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस लेगी। एम्प्लॉयज डायरेक्टली बेनिफिटेड हैं। आपके क्रेडिटर्स, क्योंकि उनको आपसे पैसा लेना है। डायरेक्टर्स कंपनी में डायरेक्टली आते हैं इन्वॉल्व, क्योंकि वो तो मालिक हैं। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे स्टेक होल्डर्स कौन हैं। स्टेक होल्डर्स का मतलब हो गया सारे के सारे इंटरेस्टेड पार्टीज ऑफ द कंपनी, कि कंपनी में जिन लोगों को डायरेक्ट इंटरेस्ट है या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट है वो सारी पार्टीज को स्टेक होल्डर कहते हैं। और शेयर होल्डर भी एक स्टेक होल्डर होता है। यानी कि स्टेक होल्डर एक सुपर सेट है और शेयर होल्डर उसका एग्जाम्पल है। तो जितने मैंने एग्जाम्पल्स बताए आप वो सब वहां लिख सकते हैं कि स्टेक होल्डर मीन्स गवर्नमेंट, एम्प्लॉय, डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स वगैरह, लेंडर्स, बोरोवर्स। तो कह रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को गाइड करते हैं कंपनी सेक्रेटरीज, और कंपनी सेक्रेटरी सारी बिजनेस पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, रिस्क प्लानिंग, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ब्रांड इक्विटी एंड ब्रांड बिल्डिंग एंड इमेज बिल्डिंग, ये सब का सब काम कौन करता है? कंपनी सेक्रेटरी करता है। एक सीएस करता है ये सारा का सारा काम। सर सच्ची बता रहे हैं क्या सीएस का इतना इंपॉर्टेंट रोल होता है? यस माय डियर फ्रेंड्स, यस, इतना ही इंपॉर्टेंट रोल होता है सीएस का। सीएस नहीं होगा ना तो कंपनी एक दिन नहीं मैनेज कर पाएगी चीजों को। तो इस कंपनी को सांस लेना भी अगर बताएगा कि भैया आज राइट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करना है कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीथ करना है, ये कौन बताएगा? कंपनी सेक्रेटरी बताएगा। फिर कह रहे हैं कंपनी सेक्रेटरी आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर मतलब दो लोगों के बीच में मीडिएशन फिर वही हो गया। मीडिएशन सेंटर एक होता है, मीडिएटर होता है ना, कहते हैं इन दोनों के बीच में मीडिएटर है। कंसिलिएशन, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, प्रिपरेशन ऑफ डिलीजेंस रिपोर्ट, बैंकिंग, वैल्यूअर, ये एक तरीके से काम आ गए हैं कि कंपनी सेक्रेटरी क्या क्या काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको अभी सारी बातें बता रहा हूं एज अ कंपनी सेक्रेटरी, और उसके बाद मैं अभी 5-10 मिनट में आपको कोर्स करिकुलम के बारे में बताऊंगा कि ये किया कैसे जाता है, आप कंपनी सेक्रेटरी बनते कैसे हैं। ठीक है, कंपनी सेक्रेटरी जो भी ये रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करता है ये उसकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। ये क्या हैं? कंपनी सेक्रेटरी की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको वो देख रहा है। सभी कंपनियों में कंपनी सेक्रेटरी की इसीलिए नीड है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही कलरफुल स्लाइड आपके सामने आ गई कि कंपनी सेक्रेटरी अगर एम्प्लॉयमेंट में जा रहा है, एम्प्लॉयमेंट मतलब किसी कंपनी में नौकरी कर रहा है, या कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस में जा रहा है, यानी कि वो अपनी खुद की प्रैक्टिस कंसल्टेंसी वगैरह चला रहा है। तो अगर एम्प्लॉयमेंट में जा रहा है तो वो क्या क्या करता है? ही इज लाइक एडवाइजर टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ही इज अ की मैनेजरियल पर्सोनल, ही वर्क्स एज अ कंप्लायंस ऑफिसर। कंप्लायंस ऑफिसर का मतलब समझ रहे हैं आप? कंप्लायंस ऑफिसर का मतलब होता है कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कंपनी को कंप्लाई करने हैं, फॉलो करने हैं, वो सब फॉलो कौन करवाता है? वो सब फॉलो कंपनी सेक्रेटरी करवाता है। कॉर्पोरेट रिस्क मैनेजर, कंपनी में कोई रिस्क नहीं आने देता है। चीफ गवर्नेंस ऑफिसर, गवर्नेंस मतलब पूरी गवर्निंग बॉडी कंपनी सेक्रेटरी मैनेज करता है। कॉर्पोरेट प्लानर एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी ही कॉर्पोरेट प्लानर और स्ट्रेटेजिक मैनेजर होता है। ये सारे रोल्स कब हैं? जब वो एम्प्लॉयमेंट में है। ये सारे रोल्स कब हैं फ्रेंड्स?
जब वो एम्प्लॉयमेंट में है। और जब कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस में आता है, जब कंपनी सेक्रेटरी प्रैक्टिस में आता है, तो उसके पास ये सारे काम होते हैं करने के लिए। ही एक्ट्स लाइक अ सेक्रेटेरियल ऑडिटर। सेक्रेटेरियल ऑडिटर का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स? सेक्रेटेरियल ऑडिटर का मतलब हो गया कि आप जो कंपनी के सेक्रेटरी हैं, तो आपकी कंपनी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रही है समय पे कि नहीं, क्वार्टरली रिटर्न्स भरने हैं, भर रही है कि नहीं, मंथली स्टेटमेंट जाने जा रही है कि नहीं जा रहे हैं, एनुअल फाइलिंग करनी है वो हो रही कि नहीं हो रही, ये सारे काम कौन देखता है? ये सारे काम देखता है कंपनी सेक्रेटरी। ही इज एन एक्सपर्ट इन कंपनी लॉ। कंपनीज एक्ट है ना हमारे कंट्री में, कंपनी लॉ का एक्सपर्ट है, वैल्यूएशन करना जानता है, इंसॉल्वेंसी मैनेज करता है लोगों की। एनसीएलटी, एनसीएलटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जैसे लोकल लेवल पे कोर्ट्स होती हैं, ऐसे कंपनी लॉ मैटर में ट्रिब्यूनल होता है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में भी रिप्रेजेंटेशन कौन देता है? जैसे लोअर कोर्ट्स में या सरकारी कोर्ट में वकील जाता है, ऐसे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में कंपनी सेक्रेटरी जाता है। कंपनी सेक्रेटरी कैन एक्ट एज अ इंटरनल ऑडिटर ऑल्सो, चीजों को चेक करता है। जीएसटी में भी कंपनी सेक्रेटरी को पूरी नॉलेज है, तमाम सर्टिफिकेट्स देता है कंपनी सेक्रेटरी, अपने क्लाइंट को अलग अलग फोरम्स में रिप्रेजेंट करता है। आईपीआर, इंटरनेशनल ट्रेड एंड डब्ल्यूटीओ सर्विसेज, ठीक है ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, डब्ल्यूटीओ का मतलब वर्ल्ड ट्रेड, ये सारे काम भी एक कंपनी सेक्रेटरी देखता है। और आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन सर्विसेज तो देख ली फ्रेंड्स। इतना काम है कंपनी सेक्रेटरी के पास करने के लिए, यानी कि काम की तो कोई कमी नहीं है, काम की तो कोई कमी नहीं है। आपके अंदर इतना दिमाग होना चाहिए, इतना इंटेलेक्ट होना चाहिए कि आप ये सारे काम कर सकें। इसका मतलब कंट्री में इतना इतना काम करने के लिए जो एक प्रोफेशनल चूज किया गया है, वो चूज किया गया है सीएस। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स ये स्लाइड अपने आप में बहुत बड़ी स्लाइड है। अभी तक आपको क्लियर ही नहीं था कि सीएस करने के बाद आप करेंगे क्या। ये स्लाइड क्लियर कर दे रही है आपको कि सीएस करने के बाद आप क्या करेंगे। अब हम लोग शुरू करते हैं कंपनी सेक्रेटरी का प्रिपेयर्डनेस इन फ्यूचर, यानी कि कंपनी सेक्रेटरीज का फ्यूचर क्या है। तो कह रहे कंपनी सेक्रेटरी का फ्यूचर तो ये है कि सबसे पहले हम लोगों को प्रोफेशन में एंट्री लेनी है। एंट्री लेने के लिए एक करिकुलम बनाया गया है, कोर्स करिकुलम, कि भाई आपको इतनी स्टडी करनी पड़ेगी, इन चीजों की आपको नॉलेज होनी चाहिए, इन चीजों का आपको आइडिया होना चाहिए। स्टूडेंट्स को कॉन्टिन्यूअसली इंप्रूव करना पड़ेगा अपने आप को, और उनके अंदर सारी नेसेसरी स्किल्स आ जानी चाहिए। तो जो हमारा सीएस का इंस्टीट्यूट है आईसीएसआई, वो हमारे सामने ये एक अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है कि कंपनी सेक्रेटरीज को एक प्रोफेशनल बॉडी का हमको तबका देना है, प्रोफेशनल बॉडी बनानी है, इसका एक प्रॉपर कोर्स करिकुलम बनना है, और उस कोर्स करिकुलम को सभी बच्चे स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, वही करिकुलम मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि आप सीएस करने के लिए क्या क्या करने वाले हैं। बैठ जाइए, अब सीधे एक नई एरा शुरू होने जा रही है। अब मैं आपको इस पूरे कोर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। अभी तक मैंने आपको बताया कि एक कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है, अभी तक मैंने आपको बताया कि इस दुनिया में कंपनी सेक्रेटरी की नीड क्या है, अभी तक मैंने आपको बताया कि कंपनी सेक्रेटरी कौन कौन से काम करता है, कंपनी सेक्रेटरी के क्या रोल्स एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कंपनी सेक्रेटरी के सामने कौन कौन से करियर्स और फ्यूचर्स हैं, उसके सामने ये सब बताया। और अब मैं आपको सीएस कोर्स किया कैसे जाता है, सीएस का कोर्स किया कैसे जाता है, वो बताने जा रहा हूं। तो गाइस, सीएस के नए कोर्स का नाम है, सीएस के नए कोर्स का नाम है सीएसईईटी। सीएसईईटी का मतलब हो गया कंपनी सेक्रेटरीज एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। एक छोटा सा टेस्ट है जो आप एग्जाम देंगे, और ये टेस्ट पास करते ही
आपका CSET क्लियर हो गया, यानी कि आप CS के कोर्स के अंदर दाखिला ले लिए। ये हमारा न्यू सिलेबस है जो ईयर 2020 से आया है, और ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है। यानी कि आप जब एग्जाम देंगे तो आप पेन पेपर लेके नहीं बैठेंगे, आप एक कंप्यूटर के सामने बैठेंगे। अभी मैं वो कंप्यूटर की स्क्रीन भी दिखाता हूं आपको कि कैसी स्क्रीन आपके सामने आएगी और आप उसमें क्वेश्चंस कैसे करेंगे, वो सब मैं आपको आज इसी सेशन में सिखा दूंगा। आज के इस सेशन के बाद केवल आपके लिए पढ़ाई रह जाएगी, यानी कि जो 4 मॉड्यूल्स, जो 4 बुक्स आईसीएसआई ने आपको दी हैं, जो 4 मॉड्यूल्स और 4 बुक्स आईसीएसआई ने आपको दी हैं, उन्हीं किताब को पूरा का पूरा जब आप रीड कर लेंगे, उन्हीं किताबों को जब आप पूरा का पूरा रीड कर लेंगे, तो आप ये कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, देखिए एमसीक्यू भी लिखा है ना यहां पे, कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कंप्यूटर बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप ये सारे कर ले जाएंगे। मल्टीपल चॉइस का मतलब क्या होता है? एक क्वेश्चन होता है और उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 1 2 3 4, और ये 4 ऑप्शन जो हैं, ये जो 4 ऑप्शंस हैं, ये 4 ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा, बाकी ऑप्शंस गलत होंगे। तो वो सही ऑप्शन आप चूज कर लेंगे और मार्क कर देंगे कंप्यूटर स्क्रीन में। प्लस आखिरी में आपका एक वाइवा वॉइस करके, जैसे आपने सुना होगा, एक टाइप ऑफ आपका इंटरेक्शन होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ। मैंने वर्ड क्या बोला? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI। यानी कि सामने कंप्यूटर होगा, वो आपको कुछ वीडियो दिखाएगा, कोई एनिमेशंस दिखाएगा, कोई जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछेगा, उन स्लाइड्स पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो एक वाइवा वॉइस होगा, और वाइवा वॉइस में आप बोल के, बता के, टाइप करके, मार्क करके एक छोटा सा ऑनलाइन रियल टाइम टेस्ट देंगे। तो यानी कि ये जो आपका एग्जाम है, इट विल बी मिक्स बैग ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड वाइवा वॉइस। मजेदार है, वीडियो गेम की तरह लगेगा आपको। किसकी तरह लगेगा? वीडियो गेम की तरह लगेगा इस काम को अंजाम देना। इज दैट फाइन? आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इस न्यू सिलेबस के बारे में। क्या है ये न्यू सिलेबस जो कि 2020 में आया? ये देखिए, इस तरीके से कंट्री को बिल्कुल गिफ्ट पैक के रूप में दिया गया। और सीएस का जो ओवरऑल करिकुलम है, सीएस का जो ओवरऑल सिस्टम है, वो हम लोग अब टेक्निकली पढ़ने जा रहे हैं। टेक्निकली पढ़ने जा रहे हैं का मतलब अब हम लोग CSET के बारे में पढ़ेंगे। ये CSET जो है, ये नए पैटर्न का एग्जाम है, इसी साल लॉन्च हुआ है। और इस एग्जाम को आप एक बार में कैसे पास कर सकते हैं? यस फ्रेंड्स, इस एग्जाम को आप एक ही बार में कैसे पास कर सकते हैं, इसका मंत्र या इसका मंत्र आपको क्रक्स बताएगा। दैट हाउ कैन यू पास दिस एग्जामिनेशन इन जस्ट 1 शॉट। मतलब वहां एग्जाम में गए, 2 घंटा कंप्यूटर के सामने बैठे, उठे और CSET पास हो गए। यानी कि CS कोर्स में आपको दाखिला, सफल दाखिला मिल गया। एक अटेम्प्ट में ही बहुत अच्छे मार्क्स लाने के सारे मंत्र और सारा बेस आज तैयार कर दूंगा। देखिए कितनी चीजें लाया हूं आपको बताने के लिए। इसमें कह रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन 4 ऑप्शन में से एक आंसर बेस्ट होगा। एक आंसर सही होगा या एक आंसर बेस्ट होगा। वो सही आंसर, वो बेस्ट आंसर आपको चूज करके क्लिक कर देना है। 4 सब्जेक्ट्स हैं, यानी कि 4 पेपर होंगे और चारों पेपर 50-50 नंबर के होंगे। कह रहे हैं पेपर 1, 2 एंड 3 विल बी कैरिंग 35 क्वेश्चंस। ध्यान सुनिएगा, अगर 35 क्वेश्चंस 50 नंबर के हैं तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का हो गया?
वेल फ्रेंड्स, आपको 50/35 नहीं करना है। कोई क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो कोई क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, कोई क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो कोई क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। टोटल मिला के 35 क्वेश्चंस का टोटल कितना आ जाएगा? 50 मार्क्स आ जाएगा। पेपर 4 ऑफ 15 क्वेश्चंस प्लस वाइवा वॉइस। जो पेपर 4 है, पेपर 1 2 3 में तो 35 क्वेश्चन क्लियर आ गए, 35 क्वेश्चंस 35 क्वेश्चंस 35 क्वेश्चन, 3 सब्जेक्ट पूरे हो गए। और जो चौथा सब्जेक्ट है, उस चौथे सब्जेक्ट में 15 क्वेश्चंस होंगे प्लस वाइवा वॉइस होगा। क्लियर? एवरीवन क्लियर? 4 सब्जेक्ट्स, 3 सब्जेक्ट में 35 क्वेश्चंस, चौथे सब्जेक्ट में 15 क्वेश्चंस प्लस वाइवा वॉइस, जो मैंने बताया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से होगा। ईच क्वेश्चन ऑफ 1 or 2 मार्क्स विल बी देयर एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। अरे वाह भाई वाह, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है फ्रेंड्स, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी कि अगर क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया तो नंबर काटे नहीं जाएंगे। क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया तो मतलब नंबर काटे नहीं जाएंगे। एग्जाम विल कंसिस्ट ऑफ एन ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को सीबीटी बोल दिया इन्होंने, और एक ऑनलाइन वाइवा वॉइस। चारों सब्जेक्ट्स का एग्जाम एक सिंगल डे में हो जाएगा। 2 घंटे का टेस्ट होगा और उसी 2 घंटे में यानी कि 120 मिनट के अंदर ही 15 मिनट का वाइवा वॉइस हो जाएगा। अब बिल्कुल आपको इस समय लग रहा होगा सर अब बस एग्जाम देने चले ही जाएं, सामने एग्जाम आ जाए दे दें। यानी कि जैसे ही पहला मिनट शुरू होगा आपके सामने पहले सब्जेक्ट के 35 क्वेश्चंस आएंगे, फिर दूसरे सब्जेक्ट के 35 क्वेश्चंस आएंगे, फिर तीसरे सब्जेक्ट के 35 क्वेश्चंस आएंगे, फिर चौथे सब्जेक्ट के 15 क्वेश्चंस आएंगे और उसके बाद वो स्क्रीन चली जाएगी और 15 मिनट का वाइवा वॉइस होगा। 15 मिनट का क्या होगा? वाइवा वॉइस होगा, एक वाइवा लिया जाएगा। एग्जामिनेशन पैटर्न क्लियर हो गया? एग्जामिनेशन पैटर्न बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा कुछ और बताता हूं मैं आपको। ये जो एग्जामिनेशन पैटर्न क्लियर हो गया फ्रेंड्स आपको, इसमें थोड़ा सा मैंने ये टैबुलर आपके सामने और रख दिया है कि सब्जेक्ट 1 का नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन। बिजनेस कम्युनिकेशन में आपको बिजनेस से रिलेटेड सभी प्रकार के कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ाया जाएगा, और लेकिन उससे जो क्वेश्चन आएगा वो एमसीक्यू बेस्ड आएगा, यानी कि पूरा पूरा लेटर लिखने की जरूरत नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, मीनिंग्स आएंगे, ऑपोजिट्स आएंगे, प्रीफिक्स, सफिक्स, टेंसेस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, इस तरीके के तमाम क्वेश्चंस आएंगे बिजनेस कम्युनिकेशन में। 35 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स। लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग का मतलब क्या हो गया? लीगल एप्टीट्यूड का मतलब हो गया लॉ, और लॉजिकल रीजनिंग का मतलब एक तरीके से मैथमेटिकल पजल्स आएंगी। क्वेश्चंस इस तरीके से बोले जाएंगे कि जरा बताओ 26 जनवरी 1947, 26 जनवरी 1947 कौन सा डे था? या कोई सीरीज आ जाएगी 5, 10, 15 डैश, 5, 10, 15 डैश, तो चौथी कौन सी हो गई? 20। तो इस तरीके की चीजें लॉजिकल रीजनिंग में आएंगी। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये, मजा आएगी, दिमाग तेज होगा इसमें। जैसे बचपन में पहेलियां नहीं खेलते थे, या व्हाट्सएप में आजकल बहुत सारी पहेलियां नहीं चलती, बताओ तो जाने, उस तरीके के लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चंस आएंगे। 35 मार्क्स, 35 क्वेश्चंस, 50 मार्क्स। फिर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, ये एक पढ़ाई वाला सब्जेक्ट आ गया। इकोनॉमिक्स वही इकोनॉमिक्स जो आपने 12th में पढ़ी है, और अगर आप साइंस साइड हैं तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप साइंस साइड हैं तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। बिजनेस कम्युनिकेशन पहली बार पढ़ रहा है हर बच्चा, लीगल एप्टीट्यूड पहली बार पढ़ रहा है हर बच्चा, लॉजिकल रीजनिंग में तो साइंस वाले और तेज होंगे। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट में जिन्होंने 12th में इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है वो लगभग वही सेम है। मैं इस इकोनॉमिक्स को और पॉलिश करवा दूंगा आपको। और जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, जिन लोगों ने इकोनॉमिक्स बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है, उनको मैं बेसिक से ग्रास रूट लेवल से इकोनॉमिक्स पढ़ाऊंगा। पहले इकोनॉमिक्स में मैं आपको मूर्ति बना दूंगा, और मूर्ति बनाने के बाद मैं आपको इकोनॉमिक्स की उसमें पॉलिशिंग कर दूंगा।
So if you have not taken economics in 11th and 12th, there is no issue, guys, no issue. You will be getting all insights and all knowledge of economics in flip of finger. उसके बाद करंट अफेयर्स. करंट अफेयर्स मतलब क्या? करंट अफेयर्स मतलब आजकल लेटेस्ट देश दुनिया में क्या चल रहा है, कौन सी नई स्कीम लाई गवर्नमेंट, कौन सा नया टैक्स लाई गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट की बॉडीज हैं, देश में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक वर्ल्ड में क्या हो रहा है, कोई बड़ा इवेंट दुनिया में हो गया तो क्या होगा, या किसी की कोई पर्टिकुलर डेट पूछ ली, ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में कब आया था. तो करंट अफेयर्स का मतलब गाइस, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड टू यू which is according to the latest development of the community, of the country, of the world. तो इसमें आपसे नेशनल क्वेश्चंस और इंटरनेशनल क्वेश्चंस दोनों पूछे जा सकते हैं. 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 20 नंबर के होंगे, यानी कि कोई क्वेश्चन 1 नंबर का और कोई क्वेश्चन 2 नंबर का. 10 क्वेश्चन 1-1 नंबर के 10 मार्क्स, 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के 10 मार्क्स, 20 मार्क्स का आपका हो गया ये करंट अफेयर्स. तो 120 क्वेश्चन हमारे सामने आ गए टोटल. 120 क्वेश्चंस 170 नंबर के. अभी 30 मार्क्स बचे हैं क्योंकि पूरा पेपर 200 नंबर का था, तो 30 मार्क्स का हमारा वाइवा वॉइस है, वो जो आखिरी के 15 मिनट में होना है. और क्लियर हो गया? पहले भी पढ़ चुके हैं हम लोग. ये 4 सब्जेक्ट्स हैं फ्रेंड्स हमारे सामने. 4 सब्जेक्ट्स के नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स. इन सब का स्टडी मटेरियल आईसीएसआई आपको भेजेगा. आई होप जितने बच्चे भी ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, इतने सारे बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, मैं देख सकता हूं, आप सब ने अपना सीएस इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन करवा लिया है. और सीएस इंस्टीट्यूट का रजिस्ट्रेशन करवाने के थोड़े दिन बाद, 15 दिन 20 दिन बाद, आपको सीएस इंस्टीट्यूट की तरफ से मॉड्यूल्स आ जाएंगे, बुक्स आ जाएंगी, किताबें आ जाएंगी. जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, कोई बात नहीं, आप क्रक्स एकेडमी के ऑफिस को कांटेक्ट कर लीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन एकेडमी करवा देगी. हम लोगों ने एक ऐप बनाया हुआ है, एक ऐप लॉन्च किया हुआ है, और उस ऐप के तहत आपको आपके CSEET की सारी क्लासेस प्रोवाइड कर दी जाएंगी, सारे नोट्स, सारा स्टडी मटेरियल, सारे टेस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. एंड इट विल बी अ ग्रेट 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 लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू, ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर यू. आईसीएसआई की वेबसाइट और आईसीएसआई का लिंक मैंने आपको यहां नीचे लिखा हुआ है. ये लिंक रेफर करते ही आपको रीडिंग मटेरियल वहां मिल जाएगा. यानी कि अगर किसी की किताबें आने में टाइम लग रहा हो, किसी की बुक्स आने में कुछ देर लग रही हो, तो आईसीएसआई ने सॉफ्ट कॉपीज प्रोवाइड करी हुई हैं इस लिंक पे. इज दैट फाइन एवरीवन? तो ये लिंक आप नोट कर लीजिएगा. उसके बाद आ जाएं, ये देखिए पेपर 1 बिजनेस कम्युनिकेशन, जिसके की कोई पार्ट्स नहीं है, ए और बी. बाकी सभी पेपर्स में देखिए 2-2 पार्ट्स हैं, थोड़ा सा मेमोराइज कर लीजिए. उनके पार्ट्स के अलग अलग मार्क्स हैं. लीगल एप्टीट्यूड के 25 नंबर हैं, लॉजिकल रीजनिंग के 25 नंबर हैं, इकोनॉमिक्स के 25 मार्क्स हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के 25 मार्क्स हैं, यानी सबका सेग्रीगेशन भी दिया हुआ है. करंट अफेयर्स के 20 मार्क्स हैं और वाइवा के 30 मार्क्स हैं. तो टोटल देखिए फ्रेंड्स, आप यहां पे आसानी से देख सकते हैं कि टोटल ये हमारे 200 मार्क्स का पेपर हो गया. कितने मार्क्स का पेपर हो गया? 200 मार्क्स का. अब सब्जेक्ट एंड ओवरव्यू. अब मैं फ्रेंड्स क्या करूंगा, सब्जेक्टों के नाम तो बता दिए, सब्जेक्टों के नाम तो बता दिए मैंने आपको. अब हम लोग इन सब्जेक्ट के अंदर जाएंगे और सब्जेक्टों के अंदर जाके मैं आपको
सब्जेक्ट्स की डिटेल्स प्रोवाइड करूंगा। यानी कि बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या पढ़ने वाले हैं, लॉजिकल रीजनिंग में क्या पढ़ने वाले हैं, लीगल एप्टीट्यूड में क्या पढ़ने वाले हैं, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। तो देखिए, ये मैं ले आया आपके सामने पेपर वाइज गाइडेंस, यानी कि चारों सब्जेक्ट्स की थोड़ी थोड़ी गाइडेंस मैं आपको आज प्रोवाइड कर दूंगा। चारों सब्जेक्ट्स की थोड़ी थोड़ी गाइडेंस मैं आपको आज प्रोवाइड कर दूंगा। और क्या है ये गाइडेंस? CSET पेपर वाइज गाइडेंस यहां पे लिखी हुई है। CSET की पेपर वाइज गाइडेंस जो दी हुई है, उसमें सबसे पहले इन्होंने आपको बताया कि जो पेपर 1 है हमारा, जो सब्जेक्ट 1 है, उससे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, जो कि हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट है। तो इसमें जो ये एक्सपेक्टेशन आपसे चाह रहे हैं, कह रहे हैं बिजनेस कम्युनिकेशन कंप्राइजेस ऑफ 4 यूनिट्स। इस सब्जेक्ट में 4 यूनिट्स हैं। 4 यूनिट्स में 8 लेसन्स हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। इंग्लिश ग्रामर, आपसे ये इंग्लिश ग्रामर की नॉलेज आपसे चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन देखेंगे आपका कि आप लेटर राइटिंग वगैरह कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। वेरियस मीडियम्स एंड मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में आपको बताएंगे। फिर कह रहे हैं बिजनेस करिस्पॉन्डेंस के बारे में बताएंगे। बिजनेस करिस्पॉन्डेंस का मतलब हिंदी वर्ड होता है पत्राचार, कैसे लेटर लिखा जाता है, और उस पर भी क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस पूछेंगे आपसे। एक्चुअली क्या है ना, जो इन्होंने वर्ड यूज किया ना यहां पे, इंग्लिश ग्रामर, ये इंग्लिश ग्रामर में फ्रेंड्स ये बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं। और अभी मैं आपके लिए कुछ डेमो क्वेश्चंस लाया भी हूं, अभी करके देखते हैं हम लोग इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस। और अभी तो आपने पढ़ा ही नहीं है, तब भी अगर आप थोड़ा थोड़ा सॉल्व कर ले जाएंगे तो आप समझिए कि काम बन गया। और जब मैं आपको पूरी तरीके से पढ़ा दूंगा, पूरी तरीके से आपको ट्रेन कर दूंगा, तो आप यूं कर लेंगे क्वेश्चंस को। कह रहे हैं तमाम फॉर्म्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल कम्युनिकेशन हम लोग पढ़ेंगे। इंटरनल कम्युनिकेशन मतलब वो कम्युनिकेशन जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन करी जाती है। बॉस ने अपने एम्प्लॉय को चिट्ठी लिखी, वो इंटरनल कम्युनिकेशन है। तो ऑल कम्युनिकेशन विच इज डन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज इंटरनल कम्युनिकेशन, एंड ऑल द कम्युनिकेशन विद द ऑर्गेनाइजेशन डज विद द आउटसाइड वर्ल्ड। All the communication which the organization does with the outside world is known as external communication. The candidate should be aware of various business terminologies. Terminologies का मतलब समझे ना, various terms. बिजनेस में कौन कौन से टर्म्स यूज हो रहे हैं, वो सारे टर्म्स का आपको ज्ञान होना चाहिए। बिजनेस के टर्म्स का, वो टर्म्स जो डे टू डे फंक्शनिंग में यूज हो रहे हैं, वो टर्म्स जो डे टू डे फंक्शनिंग में यूज हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशंस में, वो टर्म्स क्लियर होने चाहिए। इज दैट फाइन? तो बिजनेस कम्युनिकेशन मुझे तो समझ में आ गया कि ये इजी सब्जेक्ट है, सिर्फ 1 या 2 रीडिंग करनी है मॉड्यूल की, काम बन जाएगा। कुछ क्वेश्चंस लाया हूं मैं आपके लिए बिजनेस कम्युनिकेशंस के, आइए देखें। ये देखिए सैंपल क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में आपके सामने। Question number 1, the struggle for justice brings dash the best of moral qualities in men. 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फॉरवर्ड, अबाउट, इन एंड आउट। फिर से देखते हैं। द स्ट्रगल फॉर जस्टिस यानी कि हमको क्या चाहिए, जस्टिस चाहिए। ब्रिंग्स लाता है, डैश द बेस्ट ऑफ मॉरल क्वालिटीज इन मैन, लोगों के अंदर की मॉरल क्वालिटीज को बाहर लाता है। तो ब्रिंग्स फॉरवर्ड द बेस्ट, फॉरवर्ड तो होता है आगे, एक कदम आगे निकलना, फॉरवर्ड फ्यूचर की बात हो रही है। देखने में तो आंसर ठीक लग रहा है। ब्रिंग्स अबाउट द बेस्ट, नहीं, अबाउट तो मुझे नहीं सही लग रहा है। ब्रिंग्स इन, इन नहीं होगा, आउट सही लग रहा है, फॉरवर्ड भी सही लग रहा है। फिर से करते हैं। द स्ट्रगल ऑफ जस्टिस ब्रिंग्स आउट द बेस्ट ऑफ मॉरल क्वालिटीज इन मैन, एक्चुअली अंदर की क्वालिटी को बाहर लाने की बात हो रही है, तो आगे निकलने की बात नहीं हो रही है। अगर आगे निकलने की बात हो रही होती तो फॉरवर्ड आंसर होता, तो फॉरवर्ड भी गलत हो गया। तो ब्रिंग्स आउट वर्ड सही हो गया। देखा फ्रेंड्स कितना इजी क्वेश्चन है, इम्पॉसिबल नहीं है इसको करना। थोड़ा सा सोच समझ के काम को करेंगे तो अंजाम दे देगा।
लेकिन फ्रेंड जितना इजी आप समझ रहे हैं इसको, ये उतना इजी नहीं है। बहुत सिस्टमैटिक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्पीड का ध्यान रखना पड़ेगा, और बहुत सारी प्रैक्टिस बार 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 करनी पड़ेगी स्पीड को मैनेज करने के लिए। तो इसलिए मैं आपको बहुत सारे टेस्ट दूंगा, प्रैक्टिस सेशंस दूंगा, तब कहीं जाके हम लोग इसको अंजाम दे पाएंगे। प्लस एक बहुत सिस्टमैटिक करिकुलम और स्टडी करनी पड़ेगी। ऐसे 15, 20, 50 क्वेश्चंस करवा दूंगा तो चीजें बहुत आपके लिए इजी हो जाएंगी। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आ गया, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। देख रहे हैं, गिव सिनोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड। अब अगर इंग्लिश प्रॉपर नहीं आती है तो हमको सिनोनिम का मतलब ही नहीं मालूम। सिनोनिम का मतलब होता है इसके जैसा वर्ड, इसके जैसा वर्ड, हैविंग द सेम मीनिंग, हैविंग द सेम मीनिंग। अब ये पेंसिव वर्ड आपने कभी सुना ही नहीं है। आता है पेंसिव वर्ड का मीनिंग आता है? नहीं आता। देखो सर हिलने लग गया, यूं 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 करके सर हिल रहा है। एग्जाम में ऐसे सर हिलाओगे? सब सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा। अब पेंसिव वर्ड का जब मीनिंग आता ही नहीं तो तुक्का तो लगेगा नहीं। इसका मतलब पढ़ाई बहुत करनी है। पेंसिव वर्ड का मीनिंग होता है थॉटफुल, कि हम जिस काम को सोच समझ के करेंगे वो पेंसिव होता है। फिर कह रहे हैं गिव एंटोनिम्स। एंटोनिम क्या होता है? ये तो 12th में पढ़ा था। एंटोनिम क्या होता है? एंटोनिम होता है, हां यस, ऑपोजिट वर्ड। स्टार्टल्ड। स्टार्टल्ड का मीनिंग, अच्छा एक और तरीका सिखाऊं तुमको। स्टार्टल्ड का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन स्टार्टल्ड वर्ड लग रहा है कि स्टार्ट वर्ड से लगा है, कुछ स्टार्ट वर्ड से रिलेटेड लग रहा है ना स्टार्टल्ड, यानी किसी काम को शुरू कर देना, तेज कर देना, भड़बड़ा जाना, उसका मतलब होता है स्टार्टल्ड। तो स्टार्टल्ड का ऑपोजिट क्या होगा? किसी काम को इजी वे में करना। तो क्या स्टार्टल्ड का उल्टा अम्यूज्ड होगा? नहीं। स्टार्टल्ड का मतलब रिलैक्स्ड हो सकता है, कोई काम तेजी में करना है या रिलैक्स वे में करना है, ये हो सकता है। स्टार्टल्ड वर्ड है, ईडी लगा हुआ है, तो उन्होंने स्टार्ट को एंड के हिसाब से कर दिया, तो इसका ये मतलब नहीं होता है। और स्टार्टल्ड का मतलब एस्टोनिश्ड होता है, ये आपसे ऑपोजिट पूछ रहे हैं, तो इसका मतलब मीनिंग नहीं पूछ रहे हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया? रिलैक्स्ड। देख रहे हैं? तो इट्स नॉट दैट इजी गाइज। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया था आज, 2-3 करा दिए पेपर 1 में क्वेश्चंस। तो ये जो 2-3 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए, इसके बाद क्वेश्चंस और भी दिए हुए हैं। ये क्लास मैं आपको भेज दूंगा, ये क्लास आप पूरी अटेंड करिएगा, फिर से एक बार रीड कर लीजिएगा, और ये सारे क्वेश्चंस को गाइस आप करने की कोशिश करेंगे। इन सारे क्वेश्चंस कि मैंने आपको आंसर्स भी दिए हुए हैं, तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर से आप इनके आंसर्स को बाद में मैच कर लीजिएगा। ठीक है? सारे आंसर्स दे दूंगा। मान लो 10 क्वेश्चन दिए, 10 क्वेश्चन आज आप होमवर्क में करिएगा, और क्वेश्चंस के आंसर्स पहले मत देखिएगा। पहले इन क्वेश्चंस के आंसर्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिएगा, स्टडी करिएगा, किताबों में देखिएगा, और उसके बाद देखिए मैंने आपको ये आंसर्स भी दे दिए नीचे। देख रहे हैं ना? प्लस ये क्लास मैं आपको भेज भी दूंगा। ऐप में ये क्लास आप देख सकते हैं। क्रक्स एकेडमी का ऐप आप डाउनलोड कर दीजिए प्ले स्टोर से, और उस ऐप में भी ये क्लास अपलोडेड होगी। और ये जो क्लास अपलोडेड होगी तो आपको ये सारे आंसर्स उसमें दिख जाएंगे। इज दैट फाइन? तो ये आपका एक होमवर्क हो गया आज का 10 क्वेश्चंस का। ये था हमारा पेपर 1 बिजनेस कम्युनिकेशन। ये क्या था हमारा? पेपर 1 बिजनेस कम्युनिकेशन। अब हम पेपर 2 में आ जाएं। पेपर 2 देखिए,
पेपर वाइज गाइडेंस जो मैं आप लोग को दे रहा था, पेपर 2 हमारा हो गया लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। लीगल एप्टीट्यूड का मतलब मैंने आपको बताया था लॉ, और लॉजिकल रीजनिंग समथिंग रिलेटेड टू मैथ्स, समथिंग क्विजिंग टाइप। तो ये आपके लॉ को चेक करेगा। कह रहे लीगल एप्टीट्यूड कंप्राइजेस ऑफ 2 पार्ट्स एंड डिवाइडेड इनटू 8 चैप्टर्स। लॉजिकल रीजनिंग में आपके दिमाग को, करंट इवेंट्स को, फैक्ट्स को, ये सब चेक किया जाएगा। लीगल रीजनिंग में सब चेक किया जाएगा, और लॉजिकल रीजनिंग में आपके सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम मांगे जाएंगे। चीजें आप एक्सप्लोर करिए, समझिए, कॉज एंड इफेक्ट समझिए। कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है? फिर से देखते हैं, आइए गाइस, ये देखिए एक वर्ड आ गया ना, कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट होता है कि अगर ये ऐसा होगा तो वैसा होगा। अगर आप मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो आप पास हो जाएंगे। अगर आप बहुत मेहनत से पढ़ाई करेंगे तो आपकी ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी। तो कॉज क्या है? मेहनत से पढ़ाई करना। इफेक्ट क्या है? पास हो जाना और रैंक ले आना। तो इसी के मैथमेटिकल जगलरी वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के लिए। लीगल एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग के में कुछ फ्यू टिप्स दिया है इन्होंने। सबसे पहले इन्होंने कहा कि आपको प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड लॉज, प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड लॉज को समझना पड़ेगा। अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस में नियम, कायदे, कानून क्या लगेंगे वो देखना पड़ेगा। डिफरेंट सिचुएशंस में क्या चेंजेस आएंगी उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। मिस्टर ए ने मिस्टर बी के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो अब क्या होगा, मिस्टर ए के ऊपर क्या इंप्लीकेशंस हैं और मिस्टर बी के ऊपर क्या इंप्लीकेशंस हैं। तो लीगल एप्टीट्यूड में ये इन्होंने आपको फ्यू टिप्स देने की कोशिश करी। उसके बाद आ जाए हम लोग लॉजिकल रीजनिंग में। लॉजिकल रीजनिंग में हम लोगों को चीजों का लॉजिक से आंसर देना है। जैसे मैंने कहा ना, एक सीरीज बनी हुई है 5, 10, 15 डैश, तो आपने बता दिया सर 20 होगा, तो उसका एक वैलिड कंक्लूजन होना चाहिए। कोई शेप्स एंड साइजेस बने होंगे कि अगर पहला शेप ये है, दूसरा शेप ये है, तीसरा शेप ये है, तो चौथा शेप क्या होगा। पहले शेप के कॉर्नर में कलरिंग है एक कॉर्नर में, दूसरे शेप के दूसरे कॉर्नर में कलरिंग है, तीसरे में कलरिंग है, तो चौथे शेप में कलरिंग कहां होगी। तो वैलिड कंक्लूजन तक पहुंचना है। कह रहे हैं दिस कंक्लूजन मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट विद अवर यूजुअल एक्सपीरियंस, यानी कि बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाएंगे। अपने यूजुअल एक्सपीरियंस से आप इन क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको एक प्रॉपर गाइडेंस, एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है, जो बहुत इजी या बहुत हलवा नहीं होगा। एक सिस्टम से आपको चलना पड़ेगा, उतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, तब आप इस काम को अंजाम दे पाएंगे। इज दैट फाइन? तो कह रहे हैं बट द क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन लॉजिक एंड आर टू बी सॉल्व्ड एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। क्वेश्चन को क्वेश्चन के रूप में सॉल्व करना पड़ेगा। कंक्लूजन शुड फॉलो डायरेक्टली फ्रॉम द स्टेटमेंट्स, वहीं पे कंक्लूजन कहीं होगा। कंक्लूजन में कोई डिविएशन नहीं होना चाहिए। आपसे कोई इन्फ्रेंस निकालने को कहा जा सकता है, कंक्लूजन निकालने को कहा जा सकता है, आपको डिसाइड करवाया जा सकता है, गिव अजम्पशंस हो सकते हैं कि आप कुछ अपने मन में अज्यूम करके तब सोचिए। आपको किसी चीज के प्रोज एंड कॉन्स देखने के लिए कहा जा सकता है। फ्रेंड बहुत ध्यान सुनिए, बहुत ध्यान सुनिएगा। आपको कुछ प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज का मतलब होता है अच्छी बात, कॉन्स का मतलब होता है दिक्कत, कि इस चीज को देख के आपको क्या अच्छा लग रहा है, इस चीज को देख के आपको क्या दिक्कत लग रही है। अगर ए ये है, बी ये है, सी ये है, तो डी क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए होंगे उसमें। फिर कह रहे हैं द की टू हैव अ कमांड ओवर दिस चैप्टर इज टू प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। गाइस, दिस इज द मंत्रा ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। इसमें बस एक ही तरीका है, एक ही तरीका है कि आप कितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, मुझे बताने में बहुत खुशी हो रही है। आई एम वेरी 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 हैप्पी टू टेल यू कि वी हैव मेड 10,000 क्वेश्चंस। हाउ मेनी, कितने सुने आपने?
कान फिर से ऐसे करके सुन लीजिए, हां आपने सही सुना है, हमने 10,000 क्वेश्चंस तैयार कर लिए हैं, तैयार नहीं करने, तैयार कर लिए हैं, और आपको चैप्टर वाइज ये क्वेश्चंस हम देते चले जाएंगे। आप इन पूरे 10,000 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करने के बाद आप सुपर चैंपियन बन जाएंगे, और एग्जाम में आते हुए सारे क्वेश्चंस आप इजीली हैंडल कर ले जाएंगे। ठीक है, तो बहुत इजी हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में। ये देखिए, अब ये आपको लॉ के क्वेश्चंस दे रहे हैं, क्योंकि ये अभी आपने पढ़ा नहीं है, ये चैप्टर का करिकुलम है, लीगल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें आर्टिकल्स और सेक्शंस के बारे में ये पूछ रहे हैं, तो ये सब आप चैप्टर के करिकुलम में जब पढ़ेंगे तो आएगा। जैसे क्या हुआ, जनरल नॉलेज में को आ जाए कि अभी हमारा जो आर्टिकल 370 या सेक्शन 370 हटा था ना इंडिया से, जम्मू कश्मीर वाला, तो को यही पूछ दें कौन सा हटा था, या हटा था तो कौन से स्टेट से हटा था, जम्मू कश्मीर, केरला, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, कुछ भी पूछ सकते हैं। इसमें क्या था, इसमें रूल ये था कि पहले पूरे देश में जो संविधान लगता था वो अलग होता था, जम्मू कश्मीर में अलग होता था। इसीलिए हम लॉ में पढ़ते थे कि दिस रूल अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। अब वो एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर नहीं आएगा, तो क्योंकि आर्टिकल 370 या सेक्शन 370 वहां से हटा दिया गया। 370 में ये लिखा था कि जम्मू कश्मीर में रूल, नियम, कायदे, कानून अलग और बाकी इंडिया में अलग। तो ये सेक्शन जब हटा दिया गया तो ये रूल भी हट गया। तो जनरल नॉलेज से कोई भी चीजें आ सकती हैं गाइस। तो ये क्योंकि ये पढ़ाई से रिलेटेड चीजें हैं, ये अभी आपको 12th लेवल पे नहीं आता होगा, ये सब आपको भी पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तमाम क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं। ये सारे क्वेश्चंस भी आपका मन हो कर लीजिएगा, अदरवाइज जब चैप्टर लॉ में पढ़ाया जाएगा तब आपको ये सारे क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए एक तरीके का होमवर्क होगा। देखिए, ये अब कॉमन सेंस है। अ पर्सन हु इज हस्बैंड ऑफ माई सन सिस्टर इज माई, यानी कि मेरे सन की सिस्टर, मेरे सन की सिस्टर तो मेरी बेटी हो गई, और उसका हस्बैंड, मेरी बेटी का हस्बैंड कौन हो गया, मेरा दामाद हो गया। इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं, सन इन लॉ। क्या कहते हैं, सन इन लॉ। तो ये हमारा आंसर सही हो गया, बाकी आंसर्स हमारे गलत हो गए। तो ये हमारे लिए लॉजिक से हमने आंसर बताया। दिस इज नोन एज लॉजिकल रीजनिंग। और लॉजिकल रीजनिंग में एक चैप्टर है रिलेशनशिप्स, वहां से ये क्वेश्चन बना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सामने सारे क्वेश्चंस आ गए, और उसके नीचे इसके देखिए आंसर दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो ये सारे आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे जब आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो ये आपके लिए एक तरीके का होमवर्क हो गया। कितने सब्जेक्ट्स हो गए, कितने सब्जेक्ट्स हो गए, दो सब्जेक्ट्स हो गए ना। 2 सब्जेक्ट्स के बाद गाइस हमारा ये तीसरा सब्जेक्ट आ गया, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक्स वही इकोनॉमिक्स जो आप जानते हैं, कुछ भी इसमें नया नहीं है। इकोनॉमिक्स में हम लोग 2 चीजें पढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मतलब छोटे लेवल की स्टडी, और माइक्रो मतलब पूरे देश की स्टडी। एक कंपनी, एक फर्म की बात कर रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। और उसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एक सब्जेक्ट छोटा सा और लगा हुआ है, बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब होता है आजकल हमारे बिजनेस में क्या ओवरऑल एनवायरनमेंट चल रहा है, आजकल हमारे बिजनेस में क्या ओवरऑल एनवायरनमेंट चल रहा है, उसके बारे में ये आपको बताएंगे अलग अलग। कह रहे स्टूडेंट शुड बी फेमिलियर विद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पर्टेनिंग टू माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लेटेस्ट डेवलपमेंट्स टेकिंग प्लेस। समझे, लेटेस्ट क्या हो रहा है और क्या चल रहा है ये भी हम आपको बताएंगे। तो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स भी आपको पता होने चाहिए, यानी कि करंट अफेयर्स के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इसके भी फ्रेंड्स 10 क्वेश्चंस का मैंने आपको एक होमवर्क दे दिया है। ये क्वेश्चंस आप अभी नहीं कर पाएंगे बिकॉज अभी आपने पूरी स्टडी नहीं करी है, लेकिन ये क्वेश्चंस आगे जाके जब हम लोग चैप्टर्स की स्टडी कर लेंगे तब आप ये सारे क्वेश्चंस बड़ी इजीली कर ले जाएंगे, बिकॉज दे आर ऑल रिलेटेड टू द क्लासेस विच वी विल बी कंडक्टेड। मतलब क्लासेस कंडक्ट होने के बाद जब आप इन क्वेश्चंस को करने बैठेंगे तो आप सोचेंगे अरे ये तो पढ़ाया गया था क्लास में, अरे ये तो पढ़ाया गया था क्लास में।
तो क्या क्लास में पढ़ाई हुई सारी चीजें एग्जाम में आती हैं? फ्रेंड्स, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपसे ये कहने में कि लगभग सभी क्वेश्चंस क्लास में टेकअप कर लिए जाएंगे जो एग्जाम में आएंगे। इट्स जस्ट दैट कि आपको ऑनेस्टली पढ़ना है, ईमानदारी से पढ़ना है, और आपने अगर ईमानदारी से एक एक दो दो बार अगर सारी चीजें पढ़ ली तो आप बहुत इजीली सारे क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे। ठीक है, 3 सब्जेक्ट्स हमारे पूरे हो गए और उसी में सब्जेक्ट नंबर 4 है हमारा। सब्जेक्ट नंबर 4 है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का मतलब देश दुनिया में क्या लेटेस्ट चल रहा है। व्हाट इज द न्यू थिंग विच इज प्रिवेलिंग इन द होल वर्ल्ड एंड इन अवर कंट्री। कह रहे हैं इट इज द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन। अरे वाह, मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन यानी कि बड़े इजी इजी क्वेश्चंस आने वाले हैं इसमें। आप समझ जाइए, बड़े इजी क्वेश्चंस आएंगे, बहुत कठिन क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इट प्लेज अ पाइवेटल रोल। पाइवेटल रोल का मतलब पाइवेट क्या होता है? टॉप रोल इन क्रैकिंग द एग्जाम। एग्जाम को क्रैक करने में ये 15 क्वेश्चंस आपको बहुत हेल्प देने वाले हैं, क्योंकि ये 15 क्वेश्चंस 15 के 15 सही हो सकते हैं। इसके लिए आपको बस करंट अफेयर से अपडेटेड रहना है, न्यूज चैनल सुनते जाना है, जनरल नॉलेज आपकी अपडेटेड होनी चाहिए। इसके लिए आपको कोई पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है, न्यूज़पेपर की रीडिंग इसके लिए बहुत अच्छी है आपके लिए। फिर कह रहे हैं कि ये आपको थोड़े थोड़े दिन में CSET का ई बुलेटिन भेजते चले जाएंगे इंस्टीट्यूट वाले, प्लस क्रक्स एकेडमी आपको एक ई बुलेटिन भेजता चला जाएगा। उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट MCQs वगैरह दिए होंगे। न्यूज़पेपर्स, बिजनेस जर्नल्स और मैगजीन्स को अगर आप पढ़ते चले जाएंगे तो आप इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू अपडेट देमसेल्फ। कृपया आप अपने आप को अपडेटेड रखिए विद द इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल अफेयर्स। ठीक है, अपॉइंटमेंट्स, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट कौन नया अपॉइंट कर दिया गया, सार्क नेशंस का हेड किसको बना दिया गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अवार्ड्स एंड अचीवमेंट से रिलेटेड, लीगल अफेयर्स, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा। यानी कि इस सब्जेक्ट की कोई लिमिट नहीं है। और खासकर आपके मॉड्यूल में जो टॉपिक्स दिए हुए हैं, खासकर आपके मॉड्यूल्स में जो टॉपिक दिए हुए हैं, उन टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर जरूर पढ़ना है। अगर मान लीजिए आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आपके मॉड्यूल में दिया हुआ है नासा, तो इनके बारे में पिछले 6 महीने में क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हुए हैं उनके बारे में जानकारी जरूर मेमोराइज कर लीजिएगा। वैसे मैं सब प्रोवाइड करूंगा आपको, लेकिन पढ़ना तो आप ही को है ना। चिंता मत करिए, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा जो आपको पढ़ाया नहीं गया होगा, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ने की जरूरत है इन सारे क्वेश्चंस को। ठीक है, ये देखिए, इसका भी एक पेपर मैं आपके लिए ले आया हूं। इन्होंने लिखा G20 समिट 2019 was held in which of the following country। तो देखिए गाइस, आज की तारीख में तो ये G20 समिट 2019 वाली आपको नहीं पता होगी क्या होती है, लेकिन अगर आप नीचे सोल्यूशन देखेंगे तो देखिए ये ए लिख के आ गया। क्या लिख के आ गया? ए लिख के आ गया। यानी कि ये कहां हुई थी? G20 समिट जापान में हुई थी। Who is the current चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? माय गॉड सर, क्या आप कहना चाहते हैं कि हमको अपने सारे स्टेट्स के सीएम्स के नाम पता होने चाहिए? गाइस, क्यों नहीं पता होने चाहिए? आपके प्रेसिडेंट का नाम, प्राइम मिनिस्टर का नाम, तीनों चारों पार्टी जो हमारे कंट्री हैं उनके प्रेसिडेंट्स के नाम, और सारे चीफ मिनिस्टर्स के नाम, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स के नाम, इंपॉर्टेंट डेट्स, इंडिपेंडेंस से रिलेटेड कुछ चीजें, जो शासक रहे हैं अकबर, जहांगीर, इनसे रिलेटेड कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो ये सब पता होना चाहिए। तो हु इज द करेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? वेल, आई थिंक मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखें क्या है? 2 का आंसर है डी। बिल्कुल ठीक है, अब मुझे पता था, चांस की बात है। तो देखिए, ये सब चीजें तमाम हमारे सामने क्वेश्चंस दे दिए हैं। स्पीकर कौन है लोकसभा का?
तो थोड़ा सा आपको भी कठिन लग रहा होगा कि सर ये सब तो हमें भी नहीं आता है, बट डोंट वरी, आपको ये सब सिखा दिया जाएगा। एक सेलेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे देंगे, उन सबको अगर आप पढ़ लेंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत ही आराम से कर ले जाएंगे। अब देखिए स्पोर्ट्स इवेंट्स, मैंने कहा था ना, कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, रिजर्व बैंक के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, सरकार के जो अवार्ड्स हैं, पद्म विभूषण किसको मिला ये पूछ लिया, सरकार की जो स्कीमें हैं, स्वच्छ भारत अभियान, उसके बारे में पूछ सकते हैं। तो ये इस तरीके की तमाम चीजें फ्रेंड्स पूछ सकते हैं। तो ये मैंने आपको चारों सब्जेक्ट्स के बारे में बता दिया। अब चारों सब्जेक्ट्स के बाद मैंने आपको बताया था कि आपका एक 15 मिनट का वाइवा वॉइस भी होगा। ये वाइवा वॉइस स्किल डेवलपमेंट जो होगा, इसमें क्या होगा, 15 मिनट में 30 नंबर का आपके सामने क्वेश्चनेयर आएगा। मार्क्स विल बी इट विल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली, यानी उसी दिन एग्जामिनेशन हॉल में ही कंप्यूटर के सामने आपके सामने जो एमसीक्यू टेस्ट हो चुका होगा ऑनलाइन मोड में, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देखिए ये वर्ड मैंने बोला था ना आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब वहां सामने कोई आदमी नहीं बैठा होगा जो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, सामने कंप्यूटर होगा और वो कंप्यूटर आपको क्वेश्चन थ्रो करेगा। सेल्फ प्रैक्टिस फॉर वाइवा वॉइस हम आपको करवाएंगे, हमारे ऐप के थ्रू आप वाइवा वॉइस की प्रैक्टिस करेंगे। वैसे ही 15 मिनट के सेशंस हम कई सारे 10-15 उसमें अपलोड करेंगे और आप उन सारे सेशंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेन एग्जाम में क्या होने वाला है। देयर इज अ पोर्शन ऑन वाइवा वॉइस अलोंग विद करंट अफेयर्स। ये सिमिलर होगा जैसा कि आप लैब में वाइवा देते थे कि ये मिला दो, H2 प्लस SO4 मिला दोगे तो H2SO4 बन जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली साइंस वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ वाइवा वॉइस इज टू चेक द कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको बोलने की भी जरूरत पड़ सकती है। सिंस आफ्टर बिकमिंग अ कंपनी सेक्रेटरी यू नीड टू कम्युनिकेट विद द स्टेक होल्डर्स। आपको कई बातें करनी पड़ती है लोगों से, इसलिए आपके अंदर बोलने की कला बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि आपको कई गवर्नमेंट बॉडीज से, स्टॉक एक्सचेंजेस से बात करनी पड़ेगी। बिना स्ट्रांग कम्युनिकेशन के आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, बिना स्ट्रांग कम्युनिकेशन के आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो गाइस इसमें मजा आने वाली है वाइवा वॉइस में, कि जब वहां से कंप्यूटर आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आप यहां से आंसर देंगे। आपका आंसर सही हुआ तो वो मार्क्स दे देगा, आपका आंसर गलत हुआ तो वो मार्क्स नहीं देगा। ठीक है, वाइवा वॉइस के बाद कह रहे हैं नाउ वी नीड टू प्रिपेयर वाइवा वॉइस, यू कैन प्रैक्टिस इन फ्रंट ऑफ द मिरर। बहुत अच्छी बात है, कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर ले लिया, मिरर के सामने अपने आप से डेली, मिरर के सामने अपने आप से डेली 15 मिनट्स तक बातें करिए। गलत इंग्लिश बोल रहे हैं, रॉन्ग इंग्लिश बोल रहे हैं, सही इंग्लिश बोल रहे हैं, व्हाटएवर, गाइस ट्राई टू इंटरैक्ट योरसेल्फ, ट्राई टू इंटरैक्ट विद योरसेल्फ। मेरे को देखिए, मैं आपसे प्रॉपर हिंदी में भी बात कर रहा हूं एंड आई एम वेरी कंफर्टेबल विद इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो, एंड इट्स नॉट दैट आई हैव लर्नड ऑल दिस सिंस माई चाइल्डहुड। I have learned all this during this curriculum of doing my courses of CA and CS. तो आपको भी अपने अंदर ये सारी कलाएं लानी पड़ेंगी, ये स्किल्स लानी पड़ेंगी। You have to talk about yourself, you have to talk about the Indian economy, you have to talk about the world forums, about your goal in life, where are you seeing yourself in 2025, essay and extempore, टॉकिंग टू योर ओन सेल्फ, सोलिलिक्वी, अपने आप से बातें करना, उसको सोलिलिक्वी कहते हैं। स्पीकिंग, इंप्रूविंग योर कम्युनिकेशन स्किल्स, ये सारे काम करिए ताकि आप कंप्यूटर के सामने उस समय बोलते वक्त हड़बड़ाएं नहीं। ट्राई टू स्पीक सॉफ्टली, ट्राई टू स्पीक इन अ फ्लुएंट मैनर, इन अ कॉन्फिडेंट वॉइस, तो आपका ये वाइवा वॉइस बहुत अच्छे से हो जाएगा। चिंता मत करिए, बहुत बढ़िया से मैं आपकी वाइवा वॉइस की प्रैक्टिस करवाऊंगा, बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करवाऊंगा। हाउ टू प्रिपेयर फॉर वाइवा एंड द मॉक क्वेश्चंस। प्रिपेयर कैसे करना है, थोड़ा सा पेपर 4 में करंट अफेयर्स के इन टच रहिए, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि जनरली जो चल रहा है देश दुनिया में वो पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चंस यही पूछ लिए जाएंगे, व्हाई डू यू वांट टू परस्यू योर सीएस कोर्स, 5 years डाउन द लाइन वेयर आर यू सीइंग योरसेल्फ। तो इसका आंसर सबसे बढ़िया है, आई एम सीइंग माई सेल्फ एट द टॉप लैडर ऑफ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन। इस तरीके से, ठीक है ना, आपके अंदर धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा।
आर्टिकुलेशन स्किल्स, ये आर्टिकुलेशन क्या होता है? आर्टिकुलेशन का मतलब होता है कम्युनिकेशन, टू कम्युनिकेट। पब्लिक स्पीकिंग के आप बेताज बादशाह हो जाएंगे, ठीक है ना। आपके अंदर की वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एक सच्चे कंपनी सेक्रेटरी बन पाएंगे। डोमेन नॉलेज नहीं चेक करी जाएगी, यानी कि इसमें आपकी जनरल नॉलेज नहीं चेक करी जाएगी, इसमें आपके बोलने की नॉलेज चेक करी जाएगी। मतलब कोई सीन या कोई पिक्चर या कोई वीडियो दिखा दिया गया और उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि भाई आपने क्या देखा, आपने इसमें क्या सही देखा, आपने इसमें क्या गलत देखा। तो यू हैव टू स्पीक इन 1 or 2 लाइन्स दैट व्हाट डिड यू ऑब्जर्व्ड, ठीक है ना। हाउ वेल अ कैंडिडेट इज इन कम्युनिकेटिंग हिज थॉट्स एंड आइडियाज। कोई सिचुएशन दिखा दी, एज अ कंपनी सेक्रेटरी हाउ विल यू डील विद सच अ सिचुएशन? तो आपका आंसर होगा, सर एज पर माय ओपिनियन आई वुड लाइक टू डू सो एंड सो। एक लाइन में आंसर दे दिया तो वो समझ गया कि बच्चा कॉमन सेंस से आंसर दे रहा है कि कॉमन सेंस से आंसर नहीं दे रहा है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा इंग्लिश न्यूज़पेपर्स पढ़ लीजिए। इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के इन्होंने नाम दे दिए हैं, उनकी लैंग्वेज पढ़िए, उनकी फ्लुएंसी रीडिंग करिए, हेडिंग्स पर डालिए शीशे के सामने खड़े हो कि मैंने कहा ना 15-20 मिनट्स ये डेली करना पड़ेगा। इन फ्रंट ऑफ द मिरर मेंशनिंग हिज और हर नेम, अबाउट द फैमिली मेंबर्स, स्कूल हॉबीज, ठीक है ना। तो रीडिंग आपको बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अभी तक फ्रेंड्स आपने सारे एग्जाम जो भी दिए हैं लाइफ टाइम में वो सब लिख के पास किए हैं, ये भी लिख के पास करेंगे गाइस, लेकिन इसमें रीडिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। इंग्लिश न्यूज चैनल्स के जो इंग्लिश एंकर्स बोलते हैं वो किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, वो कितनी बोल्डली बैठते हैं सामने। हिंदी वाले डिबेट मत सुनिएगा, इंग्लिश वाले डिबेट सुनिए, आधा आधा घंटा इंग्लिश वाले डिबेट सुनिए, ऐसे ध्यान से देखिए कैसे बोल रहा है, ना अटक रहा है, ना स्टैमर कर रहा है। मैडम जो एंकर होती हैं, न्यूज रीडर्स होती हैं, आजकल तो बहुत सारे डिबेट्स चलते हैं, एक ही स्क्रीन में 6-6 लोग बैठे हुए होते हैं, कभी ये बोलते हैं, कभी वो बोलते हैं, इस टॉपिक पे वो बोलते हैं, इस टॉपिक पे वो बोलते हैं। आज से 2-4-5 साल के अंदर ही आप भी कहिए उसी चैनल में बैठे हुए हो, तो आप भड़बड़ाएं ना। आपकी फ्लुएंसी बिल्कुल धारा प्रवाह होनी चाहिए, बिल्कुल रेगुलर होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड क्विकली सीक्वेंस द थॉट्स, अपने पूरे थॉट प्रोसेस को सीक्वेंस में बना के इमीडिएट पेश करने की आपके अंदर कला होनी चाहिए। सम ऑफ द मॉक क्वेश्चंस दैट स्टूडेंट्स में प्रैक्टिस आर एज अंडर। वाओ, 6 क्वेश्चंस हैं, अभी मैं आपको 16 और दूंगा। ये सारे क्वेश्चंस, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन कंपनी सेक्रेटरी कोर्स, खूबसूरत सा आंसर लिख लेना और 8-10 बार प्रैक्टिस कर लेना। What is the current state of Indian economy in a very general manner? You have to tell that Indian economy is definitely developing by leaps and bounds, though the speed could be a bit more, which we will be able to achieve very soon through technology, through infrastructure. Right now, Indian economy is moving at a decent pace, and through this, we will become global leaders very soon. ऐसा आंसर अगर दे दिया तो कंप्यूटर बिल्कुल 2 में 2, 1 में 1 जितने नंबर देने दे देंगे। Tell us something about yourself. Well, I am a very, very hard-working guy who believes in God, and I would always love to take challenges. बहुत लंबा नहीं बोलना है, बात खत्म करके नेक्स्ट क्वेश्चन तक पहुंच जाना है। The least you will speak, the good you will speak, the loud you will speak, the confidently you will speak, the better impression you will be giving to the artificial intelligence. कंप्यूटर मार्क्स दे रहा है तो आपको किसको इंप्रेस करना है? कंप्यूटर को इंप्रेस करना है, ठीक है। What are the goals of your life? What are your strength and weaknesses? तो स्ट्रेंथ बताना 4 और वीकनेस बताना बहुत छोटी सी एक, ठीक है। कैन यू ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन अ कंपनी? अरे अब तो तुमको पता ही चल गया यार, कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल होता है कंपनी में, ये तुमको अब पता चल चुका है ऑलरेडी। तो व्हाट इज द रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी? यू नो इट वेरी 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 वेल गाइस। तो ये तो 6 क्वेश्चंस हैं, इस तरीके के तमाम क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। व्हाट विल बी योर वर्किंग स्टाइल इफ यू आर मेड अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी? व्हाट विल यू डू इफ एनी ऑफ योर फाइलिंग गोज रॉन्ग? What will you do if any of the dates are missed by you? कुछ भी पॉजिटिव क्वेश्चन या कुछ भी नेगेटिव क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं वाइवा वॉइस में।
देखिए इसमें कोई टेक्निकल क्वेश्चन नहीं आएगा, जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हां क्वेश्चन आएगा जिसका कि आंसर आपको बहुत ही कॉन्फिडेंट और खूबसूरत तरीके से देना है। इज दैट फाइन? तो गाइज ये हमारा खत्म हो गया सब्जेक्ट्स का सिस्टम। अब हम लोगों को वापस से अपने करिकुलम में आना है। मैं आपको CSET के बारे में बता रहा था, और CSET में आप किस तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को और टेकअप कर सकते हैं, क्या हमारी रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज हैं, ये सारी की सारी हम लोग आइए देखें। आपको याद होगा कि हम लोगों ने एक सब्जेक्ट ओवरव्यू की स्लाइड हमारी आई हुई थी, उस सब्जेक्ट ओवरव्यू के बाद हम लोग इसके अंदर पहुंच गए थे। दिस वॉज द स्लाइड ऑफ सब्जेक्ट ओवरव्यू, ठीक है। अब सब्जेक्ट ओवरव्यू में, सब्जेक्ट ओवरव्यू के आगे जब हम लोग चलेंगे तो उसमें हमारे सामने पास फेल के क्राइटेरियाज आ गए। पास फेल के क्या क्राइटेरियाज आ गए फ्रेंड्स हमारे सामने, कि हर सब्जेक्ट में 4 सब्जेक्ट हैं, 50-50 नंबर के चारों सब्जेक्ट्स हैं, 50, 50, 50 और 50। उन सभी सब्जेक्ट्स में मिनिमम 40 मार्क्स हमारे आने चाहिए। मिनिमम 40 मार्क्स हमारे आने चाहिए, यानी कि 40 नंबर हमारा हर सब्जेक्ट में आना चाहिए। 40% नंबर का मतलब हो गया कि 50 में से 20, 50 में से 20, 50 में से 20, 50 में से 20, हर सब्जेक्ट में 40 नंबर चाहिए। तो मिनिमम 40 मार्क्स हमारे सामने हर सब्जेक्ट में आ जाएं, और 50 मार्क्स इन एग्रीगेट अगर आ गए, एग्रीगेट का मतलब क्या हो गया, 50, 50, 50, 50, 200 में से 100 नंबर ओवरऑल भी चाहिए। यानी कि 50% मार्क्स इन एग्रीगेट एंड 40% मार्क्स इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हम लोगों को चाहिए। 40% मार्क्स इन इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स चाहिए और 50% मार्क्स ओवरऑल चाहिए, तो हम लोग पास होंगे फ्रेंड्स। क्रक्स एकेडमी ज्वाइन करने के बाद आप अपना गोल थोड़ा सा बढ़ा लीजिए। गोल क्या बढ़ा लीजिए, आप अपना गोल रखिए कम से कम 75% मार्क्स लाने का। कि अरे यार तुम अपने घर में बैठे बैठे पढ़ाई कर लेते, 4 किताबें खोल के रीड कर लेते, तो 50% नंबर तो तुम्हारे यूं ही आ जाते। क्रक्स एकेडमी ज्वाइन करी जो कि इंडिया में आपको बेस्ट टीचिंग और गाइडेंस दे रही है, तो फिर नया क्या हुआ, तो फ्रेंड्स 75% मार्क्स आपको लाने हैं। क्या करना है, 75% मार्क्स लेके आने हैं। अब आप क्या करिए, आपके सामने जो रजिस्टर रखा हुआ है नोट करने के लिए, उसको खोलिए, हाथ में पेन लीजिए और एक लाइन लिखिए, एक ब्लॉक बना लीजिए। वहां पे ऐसे करके अपने रजिस्टर के ऊपर एक ब्लॉक बना लीजिए और उस ब्लॉक में लिखिए ब्लॉक में डियर गॉड। क्या, डियर गॉड, हां भगवान से बोल रहे हैं आप भगवान से बोल रहे हैं, डियर गॉड लिखिए। आई प्रॉमिस, लिखिए, आज सच हो जाएगा, आज से आपका भाग्य बदल रहा है। डियर गॉड, आई प्रॉमिस दैट आई विल ट्राई माई बेस्ट, टू स्कोर, I will try my best to score -% marks in my CSET. I will try to score -% marks in my CSET. और वो -% में आपको पता है कितना परसेंट लिखना है, उतना परसेंट लिखना है जितना आप बोर्ड्स में ला चुके हैं या एक्सपेक्टेड है लाने के लिए। जैसे मान लीजिए आप बोर्ड में 75% एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या 85 कर रहे हैं, या 95 कर रहे हैं, या ला चुके हैं 92%, तो वहां पे डैश में उतना ही परसेंट लिख दीजिए बोर्ड्स के बराबर। यानी इतने परसेंट नंबर आपको CSET में लेके आने हैं, ठीक है। ये गॉड से इतनी मेहनत करने की हम प्रॉमिस कर रहे हैं, और गॉड भी आपको क्या बोल रहा है, तथास्तु, कि ले आओ जाओ, जी ले अपनी जिंदगी जा। तो आज से हम लोग इतने परसेंट मार्क्स के लिए मेहनत कर रहे हैं। इतने परसेंट का मतलब होता है हमारा 200 नंबर का पेपर है ना, और मान लो किसी बच्चे ने 85% लिखा है,
तो 85% है, 200 में लाने के लिए उसको इंटू 2 करना पड़ेगा, तो ये 170 आउट ऑफ 200 हो जाएगा। तो इतने नंबर की आप प्रॉमिस कर रहे हैं, उसी लाइन में आगे लिख लीजिए दैट इज 170 आउट ऑफ 200। अगर 85 चूज किया है आपने तो आपने 90 चूज किया है तो 180 हो जाएगा। आपने 78 चूज किया है तो 156 हो जाएगा, बिकॉज 78 टू जा 156। ये इतने मार्क्स आप में 200 में से आएंगे और आप पास हो जाएंगे। बधाई हो, बधाई हो, पास हो गए। आज इस क्लास के खत्म होने के बाद सब लोग उठिएगा और आपके घर में जो भी वर्शिप की जगह है, मंदिर है, जीसस क्राइस्ट हैं, अल्लाह मियां हैं, सिख हैं, आप वाहिगुरु हैं, सबके आगे जाके बोल दीजिएगा थैंक यू डियर गॉड फॉर मेकिंग मी क्लियर माई CSET एग्जाम। पहले थैंक यू दे दीजिएगा, मांगिए मत उनसे कि आप मुझे पास करा दीजिए, धन्यवाद दे दीजिए, पास कराने के लिए धन्यवाद। आज ही आपने उनको धन्यवाद दे दिया, प्रेशर में आ गए भगवान जी, प्रेशर में आ गए, अब आपको वो पास कराएंगे। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं सक्सेस मंत्रा ऑफ क्रक्स एकेडमी। सीधे बैठियो भैया, अब एक बहुत बढ़िया चीज आने वाली है। क्रक्स एकेडमी का सक्सेस मंत्रा, वो क्या करा देगी आपको क्रक्स की आप एक बार में पास हो जाएं? ऐसा क्या जादू चल जाएगा, ऐसा कौन सा मंत्र आबड़ा का डाबरा हम पढ़ देंगे कि आप सब एक बार में पास हो जाएं? और आपने पास रिजल्ट्स, हमारे हिस्टोरिक रिजल्ट्स देखे ही हैं कि पूरे कंट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोपोर्शनेट रैंक्स लाने की जो एकेडमी है वो क्रक्स है। यानी कि जितने बच्चे एग्जाम में बैठते हैं और जितने बच्चों की रैंक आती है, प्रपोर्शन उन रैंकिंग स्टूडेंट्स का हाईएस्ट है क्रक्स एकेडमी में अक्रॉस द होल कंट्री। तो कुछ तो है यहां के मंत्र में जिससे बच्चे पास हो जाते हैं। सबसे पहले गाइस वी सेट अ गोल, और आप देख लीजिए मैंने आपका गोल सेट कर दिया ऑलरेडी। आप सब ने अपने रजिस्टर में लिख दिया है, कि आप कितने परसेंटेज मार्क्स लाने वाले हैं। तो एक गोल सेट हो गया है। और जितने भी बच्चे ये क्लास देख रहे हैं, जब भी देख रहे हैं, आप सब लोग अपना वो गोल का स्क्रीनशॉट, वो परसेंटेज का स्क्रीनशॉट मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करके भेज दीजिए। मेरे पर्सनल नंबर पे व्हाट्सएप करके भेज दीजिए। मेरा पर्सनल नंबर क्या है, आइए लिखिए जरा, राइट डाउन माई पर्सनल नंबर 9355068888। ये अमर सर का पर्सनल नंबर है, क्रक्स के नाम से सेव कर लीजिए। और मेरे इस पर्सनल नंबर पे आप लोग अपने गोल का स्क्रीनशॉट फोटो खींच के बिल्कुल प्रॉपर यूं क्लिक करके मुझे भेज दीजिएगा। मैं कंट्री के सारे बच्चों को रिप्लाई करूंगा। अगर मेरा रिप्लाई ना आए तो आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको प्यार नहीं करता। आप भी मेरे लिए उतने ही इंपॉर्टेंट, इतने सब इंपॉर्टेंट हैं। कहीं मिस हो गया, बिजी हो गया, दोबारा भेज देना। नंबर ठीक से नोट कर लीजिए। फिर भी रिप्लाई ना आए, 2 बार में भी अगर रिप्लाई ना आए तो फोन कर देना। फोन ना उठा सर, तो फोन नहीं उठा तो 3 घंटे बाद फिर फोन कर देना, मैं उठाऊंगा, डोंट वरी। कहीं मर नहीं रहा हूं, अमर। इज दैट फाइन? आई विल बी इन टच विद यू, each and every one of you individually, So we have set a goal. हम लोग बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम को आगे बढ़ा रहे हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड पता है कितना होता है? ये एक एग्जाम्पल है पॉजिटिव एटीट्यूड का। जिन्होंने बल्ब बनाया था ना, बल्ब, थॉमस एडिसन साहब ने, तो एक रिपोर्टर, एक थोड़ा सा बदमाश टाइप का, शैतान टाइप का रिपोर्टर, हमारे आपके जैसा, उनसे पूछता है ऐसे माइक लेके, सर बताइए कैसा लगा, बताइए सर कैसा लगा आपको 2000 बार फेल होके बल्ब बनाने से पहले? तो उन्होंने कहा, ए बच्चे, 2000 बार मैं फेल नहीं हुआ हूं। एक्चुअली बल्ब इन्वेंशन, एक्चुअली बल्ब मेकिंग इज अ 2000 स्टेप प्रोसेस। वाह क्या आंसर है! दिस इज व्हाट इज नोन एज पॉजिटिव अप्रोच।
कह रहे हैं ये तो 2000 स्टेप का प्रोसेस है, बिना 2000 स्टेप्स करे बल्ब का इन्वेंशन हो ही नहीं सकता था, तो देयर इज नो फेल्योर। ऐसा पॉजिटिव एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए, इतनी स्ट्रांगनेस आपके अंदर होनी चाहिए। इज दैट फाइन? पॉजिटिव एटीट्यूड के बाद आ जाएं मस्ट फॉर अ कंपनी सेक्रेटरी। एक कंपनी सेक्रेटरी के लिए, कंपनी सेक्रेटरी बनने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो उसको करनी पड़ती हैं, यानी कि जब वो उसका कंपनी सेक्रेटरी कोर्स की तपस्या चल रही होगी तो वो क्या क्या करेगा कि वो कंपनी सेक्रेटरी बन जाए। तो गाइस सबसे पहले वो हार्डवर्क करेगा, मेहनत करेगा, और मेहनत के बिना तो फल मिलता ही नहीं है। हार्डवर्क इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। हार्डवर्क इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। हार्डवर्क के बाद डेडिकेटेड काम करेगा, जो सोच लिया है अपने काम को करने के लिए उस काम को वो फुल डेडिकेशन से करेगा, पूरे दिल से और पूरे दिमाग से उस काम को अंजाम देगा। डेडिकेशन। डेडिकेशन के बाद टाइम मैनेजमेंट। गाइस ये आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, टाइम मैनेजमेंट आपका मैं ऐसा करवाऊंगा, टाइम मैनेजमेंट आपका ऐसा बनवा दूंगा कि आप खुद देखेंगे कि यार अगर इतना हमने काम कर लिया तो हमें कोई हरा ही नहीं सकता है। दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में मैं आपको 8 से 10 घंटे का स्लीपिंग टाइम दूंगा, 2 से 4 घंटे का मी टाइम दूंगा। मी टाइम मतलब जो मन आए करो, गेम खेल लो, दोस्तों से बातें कर लो, आउटिंग कर लो, और उसके बाद जो घंटे बचेंगे, जो आवर्स बचेंगे, जब तुम्हारा सारा काम खत्म हो चुका होगा, उसमें पढ़ाई करवाऊंगा। तो कोई प्रेशर नहीं, कुछ नहीं, लेकिन टाइम मैनेजमेंट ऐसा होगा कि आप मैक्सिमम आउटपुट निकाल लेंगे। हां, यह काम आपको रेगुलरली करना पड़ेगा। जिस दिन से आपने कोर्स ज्वाइन किया, या मे बी आज से 15th डे, 15वें दिन मैं आपका टाइम मैनेजमेंट का शेड्यूल बनवा दूंगा, और वो दिन और एग्जामिनेशन डे तक आपको वही टाइम मैनेजमेंट फॉलो करना पड़ेगा, कमिटमेंट के साथ। और उस टाइम मैनेजमेंट की सारी रिपोर्टिंग आप मुझे करेंगे, पर्सनली मुझे करेंगे, ऐप में सारी रिपोर्टिंग करेंगे, ये सब चीजें आएंगी। रेगुलरली काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। एक दिन में काम नहीं बनता, एक बार शुरुआत के 15-20 दिन और एक महीने में जब लय आ जाएगी ना, हम लोग एक पूरा चेन पकड़ लेंगे। अपने सारे दोस्तों को भी बता दीजिएगा, टेल टू ऑल योर फ्रेंड्स दैट नाउ यू हैव ज्वाइंड द बेस्ट कोर्स ऑफ द कंट्री, CSEET, विद अ कोचिंग इंस्टीट्यूशन लाइक क्रक्स एकेडमी। और जैसे आपने आज का क्लास स्टडी किया है गाइस, बस इसी तरीके से ऑनेस्टली आपने अगर हमारे सारे क्लासेस अटेंड कर लिए, सारा रीडिंग कर लिया अपने चारों मॉड्यूल्स का, प्लस जो हम टेस्ट आपको दे रहे हैं, अगर वो सारे टेस्ट आपने कंडक्ट कर लिए, तो गाइस आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो थोड़ा पेशेंस रखिएगा, डिसिप्लिन तो रखना ही पड़ेगा यार, इसमें तो मुझे कुछ ज्यादा बोलने की नीड ही नहीं है। जिस दिन का काम है उसी दिन करना है, जिस दिन की क्लास है उसी दिन अटेंड करनी है, जिस दिन टेस्ट होना है उसी दिन टेस्ट को अंजाम देना है, टेस्ट के दिन एब्सेंट नहीं होना है। और ये सारे काम अगर आपने कर लिए, ये सारे काम अगर आपने कर लिए गाइस, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल बनने से कोई नहीं रोक सकता। बधाई हो, आप एक प्रोफेशनल बन गए। आपको खुद लग रहा होगा, आपको खुद लग रहा होगा कि इतना अगर काम हमने अंजाम दे दिया तो इसी तरीके से हम तरक्की करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, और एक दिन टॉप लेवल पे पहुंच जाएंगे। सब कुछ क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स आपको इतनी देर में। जो हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो ऐसी है, इसी वजह से इतनी ज्यादा सफलता मिलती है, और इंडिया रैंक सबसे ज्यादा प्रोपोर्शनेट अपने यहां आती हैं। थोड़ी थोड़ी तैयारी हम बच्चों को पहले से करवा देते हैं कि भाई हो सके तो रीड करके आ जाना। फिर क्लासरूम टीचिंग, ये जो ये हमारा क्लास चल रहा है, ये होती है। हम आपको होमवर्क के लिए एक्सरसाइज देते हैं। हर हफ्ते हमारे यहाँ होमवर्क के बाद वीकली टेस्ट होते हैं। वीकली टेस्ट का मतलब हर चैप्टर के बाद एक टेस्ट होगा। अगर मान लीजिए आपके सब्जेक्ट में 8 चैप्टर्स हैं, 8, तो 8 टेस्ट होंगे। उसके बाद आपके पूरे सब्जेक्ट का 50-50% का एक एक टेस्ट और होगा। फिर पूरे सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, और फिर चारों का एक साथ होगा।
मतलब बहुत सारे टेस्ट कंडक्ट करती है क्रक्स एकेडमी, इसीलिए मैंने उसको वीकली टेस्ट दे दिया। एक्चुअली वीकली से ज्यादा हो जाता है, किसी किसी वीक में 2-2 3-3 टेस्ट भी हो जाते हैं। रिवीजन लेक्चर्स आपको थोड़े थोड़े दिन में प्रोवाइड करते रहेंगे, यानी पीछे पढ़ा हुआ हम आपको दोबारा से रिवाइज करवाएंगे। एंड फाइनली एग्जाम वाले मंथ में, जो आपका एग्जाम का महीना होगा, उसमें हम आपको फाइनल टेस्ट एनालिसिस दे देंगे। जो बच्चे हमारे सेंटर में फिजिकली आके पढ़ते हैं उनको हम टेस्ट वहां उस तरीके से दे देते हैं, और जो बच्चे शहर से दूर हैं उनको हम लोग ऐप के थ्रू टेस्ट दे देते हैं। थिंग्स आर वेरी वेरी इजी एंड दे आर वेरी वेरी सिमिलर। मतलब चाहे आप हमारे सेंटर में आके पढ़ें और चाहे आप दूर दराज बैठ के पढ़ें, दोनों को सिमिलर टीचिंग मिलती है बिल्कुल आने पाई से। बल्कि कोई बड़ी बात नहीं है, इफ यू आर फार अवे यू गेट फ्यू मोर टेस्ट, few more practices and you are at ease at your home and studying, you have much more hours to study। तो यानी कि गुड न्यूज चारों तरफ गुड न्यूज है। और देखिए ये बंदा भी पूरी तरक्की कर ले गया, किला फतेह हो गया, किला फतेह हो गया। इसी तरीके की इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी सारी की सारी, जितनी भी आप लोग स्टडी करेंगे। तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंटरेस्टिंग सागा। बहुत मजा आने वाली है फ्रेंड्स। देखिए जो आपका CS इंस्टीट्यूट आपका टेस्ट लेगा ना, वो उस टेस्ट की देखिए एक झलक ले आया हूं मैं। ये सीन आपको देखने को नहीं मिलेगा रियल एग्जाम से पहले, ये सिर्फ अभी देखने को मिला है। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का देखिए ये लोगो बना हुआ है, ये इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया का ही पेज है जिसके थ्रू आप एग्जाम देंगे। ये देखिए यहां पे सारे क्वेश्चन नंबर्स बने हुए हैं। जैसे ही आप पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे, पहला क्वेश्चन क्या है जरा देखिएगा। इन डैश सेवरल पीपल कैन टॉक टू ईच अदर एंड कैन सी अदर ऑन द टेलीविजन स्क्रीन साइमल्टेनियसली। मतलब कि वो कौन सा तरीका है जिस तरीके से कई लोग आपस में बात कर लेते हैं और सबको एक दूसरे की शक्लें दिखाई देती हैं। मल्टीमीडिया नहीं, मल्टीमीडिया सही जवाब नहीं है। मल्टीमीडिया में तो बस कोई पिक्चर देख ली, उसमें दोनों एक दूसरे को थोड़ी देखते हैं। वॉइस मेल भी नहीं है, बिकॉज वॉइस मेल में तो आवाज से काम हो रहा है। टेली कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, यस, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होता है जिस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दोनों लोग एक दूसरे को देख सकते हैं। टू वे इंटरेक्शन होता है, जैसे कि हम लोग कर रहे हैं। और फैक्स में तो गाइस डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो जैसे ही आप ये क्वेश्चन कर लेंगे और आप C मार्क कर देंगे, यहां पे आप मार्क करेंगे ऐसे कंप्यूटर में, ठीक है, ये तुरंत क्वेश्चन यहां पे रेड हो जाएगा। यानी कि आपने ये क्वेश्चन कर लिया, फिर आप सेकंड क्वेश्चन करेंगे तो सेकंड हो जाएगा। यहां पे देखिए क्या है, मेरा क्योंकि पेन रेड है, अदरवाइज यहां पे लिखा है आंसर ग्रीन हो जाएगा। देख रहे हैं, मतलब सारी चीजें यहां नीचे लिखी हुई हैं। अगर आपने क्वेश्चन देख लिया है और मार्क नहीं किया है तो ये इस टाइप का, ऑरेंज टाइप का हो जाएगा। आंसर्ड एंड मार्क्ड में ये आप इस तरीके से आगे आ जाएंगे। फिर जब आप नेक्स्ट बटन क्लिक कर देंगे तो आप अगले क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे। अगर प्रीवियस क्वेश्चन में आना है तो प्रीवियस में आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और यहां देखिए रिमेनिंग टाइम चल रहा है। मैंने क्या कहा था, 2 घंटे का टेस्ट है ना, तो देखिए आपने यहां 5 सेकंड यूज कर लिए, तो अभी 1 घंटा 59 मिनट्स 55 सेकंड बचे हैं। इस तरीके से ये चलता रहेगा। इज दैट फाइन। और बिजनेस कम्युनिकेशन का ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। और थोड़े आगे चलते हैं, मतलब 150 क्वेश्चंस कर लेते हैं। 150 क्वेश्चंस करने के बाद देखिए ये हम पहुंच गए 106 क्वेश्चन पे। 106 का मतलब पता है क्या हुआ, 35 क्वेश्चंस खत्म हो गए पेपर 1 के, 35 खत्म हो गए पेपर 2 के, 35 खत्म हो गए पेपर 3 के। अब हम 106 क्वेश्चंस में करंट अफेयर्स में आ गए। देख रहे हैं, पेपर 4 पे पहुंच गए। क्या कह रहा है, नेम द फूड डिलीवरी बिजनेस कंपनी विच इज अक्वायर्ड बाय जोमेटो। तो जोमेटो ने किसको खरीदा। अब ये हो सकता है आपके मॉड्यूल में ना दिया हो, लेकिन मुझे पता है कई बच्चों को इसका आंसर आता है। बताओ जोमेटो ने किसको खरीदा है लेटेस्ट। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, जोमेटो ने हाल फिलहाल उबर ईट्स को खरीदा है। इसको खरीद लिया है। ये जनरल क्वेश्चन था क्योंकि ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड था। मैंने कहा था ना आपको, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स आते हैं। जैसे जियो ने अभी लेटेस्ट अपना कितना % स्टेक बेच दिया, कितने करोड़ में बेच दिया, किसको बेच दिया, आपको मालूम है ना। जियो ने अभी किसके साथ डील करी है,
जियो ने कौन सी कंपनी को अपना स्टेक बेचा है? 9.99% स्टेक बेचा था, कई हजार करोड़ में, 45-50 हजार करोड़ में, पेपर में आया था बड़ा बड़ा। फेसबुक को, हाँ यस, याद आ गया आपको, फेसबुक को बेचा था। तो को वही क्वेश्चन आ जाए। तो ये 106 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। 120 पे हमारे ये क्वेश्चंस यहां पे सारे खत्म हो जाएंगे। और जैसे ही अब आप इसके बाद नेक्स्ट दबाएंगे, जैसे ही आप इसके बाद नेक्स्ट दबाएंगे, आपका वो वाइवा वॉइस वाला सेशन शुरू हो जाएगा। एक्साइटमेंट हो रहा है ना? एक्साइटमेंट हो रहा है, लग रहा है सर क्वेश्चन पेपर अभी आ जाए, अभी दे दें, बवाल खत्म हो जाए और सीएसईटी क्लियर कर लें। अरे तो तैयारी तो करो, पढ़ाई तो करना शुरू करो भाई इसके लिए। इज दैट फाइन एवरीवन? तो गाइज, मैंने आपको वो सब कुछ बता दिया सीएसईटी के बारे में जो आप जानना चाहते थे। सो फ्रेंड्स, नाउ आई वुड लाइक टू विश यू ऑल good luck towards your profession। और सभी बच्चों के कोई भी क्वेश्चंस हो तो वेलकम्ड हैं। आप मुझसे मेरे नंबर पे पूछ सकते हैं। मुझे कि आपका कोई भी क्वेश्चन अनसॉल्व्ड होगा। सो वी वाइंड अप अवर सेशन ओवर हियर। Stay connected, stay healthy, be honest, and start with your studies. Thank you.